तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 121 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंजी को पता चलता है टेस्ट स्टार्ट होने से पहले किन फैमिली और चेंग फैमिली के लोगों ने अपने कुछ एल्डर्स को, जो कि तकरीबन 6 एल्डर्स होते हैं, जो कि ह्यूमन स्पिरिट राम के एल्डर्स हैं, उन सभी को यहाँ पर उनकी पावर लेवल्स को लो करवाकर अपने स्टूडेंट्स में मिक्स कर दिया है कि वो सभी लोग ट्रायल ग्राउंड पर जाने के बाद अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सकें, सभी को उन सीक्रेट प्लेसेस के ऊपर 10 सीक्रेट टॉप प्लेसेस के ऊपर भेज सके। हमारे जुंजी को इस सीक्रेट का पता चलने के बाद वहाँ पर उनको कहा जाता है कि अब तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। साथ ही वहाँ पर बम्बू बचता है और उन सभी से कहता है सभी लोग यहाँ पर लाइन में इकट्ठे हो जाओ। बच्चे वहाँ पर ग्राउंड में लाइन में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। सभी को सामने एक बड़ा सा स्टैचू दिखाया जाता है और कहा जाता है तुम्हें ये बड़ा सा स्टैचू दिखाई दे रहा है, इस स्टैचू में जो कि पानी के अंदर है, यहाँ पर इसकी टांगों के दरमियान में एक छोटा सा रास्ता है, वहीं पर से वो सीक्रेट पैलेस तुम्हें दूसरे ट्रायल ग्राउंड के ऊपर भेजा जाएगा। सभी को उस पानी के अंदर डुबकी लगानी है और जैसे तुम लोग पानी के अंदर जाओगे, वहाँ पर जाने के बाद तुम लोगों को रे फॉर्मेशन खुद ब खुद वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देगी दूसरी राम में, जहाँ पर तुम्हारा टेस्ट होगा। साथ ही उन्हें रूल्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास अंदर रहने के लिए सिर्फ 7 दिन है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर तुम लोग उस सीक्रेट प्लेस के ऊपर पहुंच जाते हो, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 सीक्रेट प्लेसेस हैं, यानी कि सिर्फ 10 बच्चे ही उन सीक्रेट प्लेसेस के ऊपर जा सकते हैं। जो 10 उन सीक्रेट प्लेसेस में पहुंच जाएंगे वो सभी लोग तो दूसरे ट्रायल में पहुंचेंगे, कि बाकी के सभी लोग जो वापस नहीं आ पाते, 7 दिन के अंदर अंदर अगर तुम वापस नहीं आ पाते, तुम हमेशा के लिए इसी पूल के अंदर लॉक हो जाओगे जब तक कि दोबारा ये पूल ओपन नहीं होता, लेकिन तब तक तुम जिंदा नहीं बचोगे। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो चलो जल्दी से इसको स्टार्ट करो। वो सभी लोग चलते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसेस और जुंजी ये दोनों भी जाने वाले हैं, लेकिन क्योंकि अंदर जाने के बाद इनकी लोकेशंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, इसी वजह से साथ जाने का कोई भी फायदा नहीं है। प्रिंसेस जुंजी से कहती है टेक केयर, अब तुम वहाँ पर अपने रास्ते और मैं यहाँ से अपने रास्ते। तो जुंजी कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम भी अपना ख्याल रखना, और वो जल्दी से पानी के अंदर डुबकी लगाता है। जुंजी पानी के अंदर स्टैचू की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर दिखाई देता है सामने कुछ होता है। जुंजी कहता है लगता है कि यहीं पर वो रे फॉर्मेशन है जिसके रास्ते से हम लोग दूसरे ट्रायल ग्राउंड में पहुंचेंगे। यहीं पर उस सीक्रेट रे फॉर्मेशन के अंदर से आवाज आ रही होती है, वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें इस रास्ते से, इस सीक्रेट रास्ते से आगे बढ़ना होगा, जो कि तुम्हें सीक्रेट राम में पहुंचा देगी। वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें बहुत सारे राइवल्स का सामना करना पड़ेगा। पहुंचने के बाद तुम लोगों को वहाँ पर रैंडम लोकेशंस के ऊपर टेलीपोर्ट किया जाएगा। तुम सभी लोग एक दूसरे से अलग अलग हो जाओगे, लेकिन तुम सभी लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन होगी, तुम्हें ट्रायल पूल तक पहुंचना होगा। अगर वहाँ पर पहुंचने के बाद तुम्हें वहाँ सीक्रेट राम में पहुंचना है, टॉप 10 की रैंकिंग में आना है, तो तुम्हें वहाँ पर स्वर्ड टावर को ढूंढना होगा, जो कि तुम्हें गाइड करेगा। साथ ही रे फॉर्मेशन वाला पर्सन उनसे कहता है तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, कि उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें वो टॉप 10 रैंकिंग वाली सीक्रेट प्लेस मिल जाए। के साथ ही हमारा जुंजी दूसरी जगह के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो एक दूसरे एरिया में होता है जो कि जंगल टाइप का एरिया होता है। जुंजी कहता है ये क्या, ये तो एक अलग सी लोकेशन है। जुंजी कहता है जबकि हम लोग यहाँ पर रैंडम पोजीशंस के ऊपर टेलीपोर्ट हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोग मेरे करीब भी हो सकते हैं और कुछ लोग मुझसे काफी ज्यादा दूर भी हो सकते हैं। उनमें से अगर कुछ लोग मेरे करीब है वो मेरे दुश्मन हुए तो फिर मुश्किल हो सकती है। जल्दी से जल्दी यहाँ पर ग्रेट स्वर्ड टावर को ढूंढना होगा, मैं जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन को डिटरमिन कर सकूं और मुझे पता हो कि मुझे कहाँ पर पहुंचना है। तो वो जल्दी से जंप करते हुए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है तो उसे सामने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी स्वर्ड दिखाई देती है, वही स्वर्ड टावर होता है। जुंजी कहता है चलो यहाँ पर मुझे ग्रेट स्वर्ड टावर तो मिल गया है। यहाँ पर ये देखते हैं कि बाकी के सभी लोग यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं। तो वो अपने पास स्पेशल डिवाइस टैबलेट को निकालता है जिसके ऊपर उसे बाकी सभी की लोकेशन दिखाई देगी। वो बाकी सभी की लोकेशन को देखता है और कहता है चलो देखते हैं कि चैंग और किन फैमिली के लोग क्या कर रहे हैं। जुंजी कहता है ये सभी लोग तो इकट्ठे मिलकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर उसे निशान दिखाई दे रहे होते हैं। ये सारे के सारे निशान चैंग और किन फैमिली के लोगों के हैं। जुंजी कहता है चैंग और किन फैमिली के लोग तो यहाँ पर मूव करना स्टार्ट भी कर दिया, इन्हें बाकी सभी लोगों के बारे में पता होगा कि इनके अपने लोग कहाँ पर हैं और ये अपने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मिल जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, जबकि बाकी के सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो मेरे लिए भी इन सभी से डील करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा, इनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है उन सभी से पहले निमटना होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग से मैं पहले निमट लेता हूँ। साथ ही जुंजी कहता है लेकिन मैं उन सभी को अप्रोच कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उन सभी के पास कुछ एल्डर्स भी हैं। वो एल्डर्स जो कि स्टूडेंट्स के बेस में यहाँ पर आए हैं, सभी के पास पहुंचना बिना नोटिस में आए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। साथ ही मेरा जुंजी कहता है मुझे याद आया कि मेरे पास ब्लैक पिच स्वर्ड है। ब्लैक पिच स्वर्ड के अंदर काफी सारे स्किल्स हैं, जिनके अंदर एक हिडन स्किल भी है। इससे मैं किसी की भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, किसी की भी साउंड को भी वैनिश कर सकता हूँ। पता मैं उन स्किल्स को यूज करते हुए अपने आप को भी हाइड कर सकूं, क्यों ना मैं इसको ट्राई करके देखूं। जुंजी कहता है लेकिन उसको कास्ट करने के लिए मुझे मैजिकल वर्ड्स को बोलना पड़ेगा। पता नहीं वो मैजिकल वर्ड्स क्या थे। जुंजी वहाँ पर मैजिकल वर्ड्स को बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं होता। वो बार बार मैजिकल वर्ड्स को बोल रहा होता है। वो अपनी तलवार को कभी ऊपर उठाता है, कभी घुमाता है, कि शायद किसी तरीके से वो मैजिकल वर्ड्स बोलने से वो एक्टिवेट हो जाए और उसको स्टेल्थ मोड मिल जाए। यहीं पर हमारा जुंजी अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और उसको कंसील्ड ब्लैक कहता है। तो उसी वक्त उसके अंदर से रोशनी निकलती है, काले रंग का कलर निकलता है। इसी के साथ ही हमारी जुंजी की जो बॉडी होती है वो कंसील्ड हो जाती है। जुंजी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है तुझे टेक्निक तो वाकई में काम करेगी, स्वर्ड भी काफी ज्यादा कमाल किया, इससे मैं स्टेल्थ मोड में जा सकता हूँ, कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर पाएगा और मैं आसानी के साथ उन सभी को मार सकूंगा। ये कहता है तो टाइम आ चुका है सबसे पहले कुछ कीड़े मकोड़ों से निमटने का। नेक्स्ट दिन हमें एक दूसरी जगह का दिखाया जाता है, जंगल के एक दूसरे एरिया में, जहाँ
यहाँ पर चैंग फैमिली के लोग होते हैं। चैंग फैमिली के लोग अपने एक एल्डर के सामने बैठे होते हैं। यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स होते हैं। वो अपने एल्डर चैंगशान से कहते हैं, ग्रीटिंग्स एल्डर चैंगशान, आप यहाँ पर होने से हमें बहुत सा हौसला हो रहा है। तो एल्डर चैंगशान उनसे कहते हैं, तो तुम लोग तो बहुत लकी हो जो तुम लोग यहाँ पर मुझसे मिल गए, वो भी शुरुआत नहीं। कहीं ऐसा ना होता कि मेरे मिलने से पहले यहाँ पर कोई बड़ा सा मॉन्स्टर निकलकर तुम्हें खा जाता। अब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, आगे का रास्ता तुम्हारा बहुत आसान है। ये एल्डर की तारीफें करना शुरू कर देते हैं, जबकि एल्डर वहाँ पर बड़ी एटीट्यूड के साथ खुश होकर खड़ा होता है कि अब ये सारे मेरे पर डिपेंड करेंगे और मैं इन सभी की रक्षा करने वाला हूँ। उसे कहते हैं, एल्डर हमें पता है कि आप एक बहुत ही महान एल्डर हैं। आप हिमालय स्पिरिट राम के एल्डर्स में से तीसरे नंबर के एक एल्डर हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके यहाँ पर होते हुए मैं किसी भी चीज से डरने की क्या जरूरत है। तो मतलब यह है कि आज तो हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं। उनमें से कहता है, सर हमने अभी अभी यहाँ पर अपने डिवाइस के ऊपर चेक किया है कि एक बच्चा यहाँ पर जल्दी आने वाला है, जो कि हमारी किन फैमिली से हो सकता है या फिर चैन फैमिली से हो सकता है। तो जो जब वो यहाँ पर पहुंचेगा तो उसको भी साथ मिला लेंगे, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बेहतर है। तक वो यहाँ पर पहुंचता है, हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठकर आराम कर लेते हैं और वो सभी लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। अपने एल्डर से कहते हैं, एल्डर क्यों ना हम लोग यहीं पर बैठकर इंतजार करें जब तक कि यहाँ पर दौर क्यों ना आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर 5 लोगों का ग्रुप बना लेंगे, तो 5 लोग बड़ी आसानी से आगे बढ़ पाएंगे और सारी मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। ये सभी लोग काफी ज्यादा लालची भी होते हैं। इनमें से एक कहता है, आज यहाँ पर जो भी टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं वो सभी के सभी आसपास की डायनेस्टीज के एक्सपर्ट्स और टैलेंटेड बच्चे हैं। वो सभी लोग अपने साथ कुछ ना कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स तो लेकर आए होंगे ताकि यहाँ पर इस जगह के ऊपर सर्वाइव कर सकें। तो एक बार अगर हमारे हत्थे में कोई भी चढ़ गया तो हम उसे मार डालेंगे और उसे मारने के बाद उसके पास उसका सारा सामान लूट लेंगे, जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर यही करना चाहिए। अगर हमें टॉप 10 की पोजीशन नहीं भी मिलती, यहाँ पर सीक्रेट राम नहीं मिलती, तो हम लोग यहाँ पर इन सभी को लूट कर भी माला माल हो सकते हैं। क्योंकि उनमें से एक ठरकी लाट टपकाते हुए कहता है, ये बात तो वाकई में सच है कि मुझे भी वो ट्रेजर्स चाहिए। उन सभी को मारकर मैं भी ट्रेजर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर कुछ और भी चाहता हूँ। मुझे प्रिंसेस जिया किंगचंग चाहिए। मुझे पता है कि प्रिंसेस भी यहाँ पर आई है। उनसे कहता है, कैसा रहेगा अगर इस जंगल में जिया किंगचंग अकेली हमारे हाथे चढ़ जाती है। हम 5 लोग हैं और वो हमारे हाथ आ जाती है, तो उसके बाद जरा सोचो हम लोग उसके साथ क्या करेंगे। साथ वाले के मुंह में पानी आ जाता है। वो दोनों लाट टपकाते हुए कहते हैं, हाँ मैं भी यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा हूँ। अगर वो लड़की हमारे हाथे चढ़ जाती है तो यहाँ पर हम सभी लोग बारी बारी करेंगे, इससे तो हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उनका जो एल्डर चैंगशान उनसे कहता है, तुम लोग बहुत ही बुरे हो। तुम लोग यहाँ पर कह रहे हो कि तुम लोग लोगों को मारकर उनके पास से लूटना चाहते हो। चैंग फैमिली और किन फैमिली के लोग बहुत ही प्राइडफुल है। हम लोग लोगों को मारकर उनके पास से कुछ भी नहीं लूटने वाले। साथ ही उनसे कहता है, और रही बात यहाँ पर जिया किंगचंग की, जिया किंगचंग यहाँ पर आ जाती है तो सबसे पहले तो मैं मजे करूंगा और उसके बाद तुम सभी लोग भी एंजॉय कर सकते हो। आगे के सारे स्टूडेंट्स भी एल्डर की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं एल्डर, क्यों नहीं, आप तो हमसे बड़े हैं, तो सबसे पहले आपकी बारी आएगी। आप ज्यादा मजे करना, उसके बाद हमारी बारी आएगी। हमारा शुंजी भी यहीं पर उनकी बातें सुन रहा होता है। शुंजी उनकी बातें सुनने के बाद स्टेल्थ मोड में उनसे बात करता है और कहता है, अभी तो यहाँ पर शुरुआत हुई है और तुम लोगों ने अभी से यहाँ पर गंदी बातें सोचना भी शुरू कर दी है। सभी लोग तो लगता है यहाँ पर मरने के लिए आए हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। चैंग और किन फैमिली के लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कौन है यहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो। तो हमारा शुंजी झाड़ियों के अंदर से बाहर निकलता है। वो उसे देखते ही चिल्लाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो शुंजी है। यानी कि उन्हें शुंजी का नाम तो नहीं पता होता, वो लूजुन इसे समझते हैं। वो कहते हैं, ये तो लूजुन है, तो वही बंदा है जिसे जेसन चैंग मारना चाहता है। जेसन चैंग ने हमसे कहा था कि इस लड़के को ढूंढ देखते ही मार डालना। तो हमारा शुंजी अपनी तलवार सामने करता है और कहता है, तो मेरा नाम जिया लूजुन है, जो कि यहाँ पर तुमसे एडवाइस लेने के लिए आया। तो चलो जल्दी से आओ, मुझे दिखाओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। यहीं पर उन सभी स्टूडेंट्स को एक बात याद आती है। जेसन ने यहाँ पर एंटर होने से पहले उन सभी लोगों से कहा था कि इस कंपटीशन का मकसद टॉप 10 पोजीशंस को हासिल करना तो है ही, इसके साथ साथ तुम में से जो लोग टॉप 10 पोजीशंस को हासिल नहीं कर पाए, ये एक अलग टास्क है। तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद एक लड़का जिसका नाम जिया लूजुन होगा, उसको पकड़ना होगा। अगर तुम उसको मार डालते हो, जो जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आते हो, तुम्हें उस सीक्रेट प्लेस के अंदर जाने के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेजर्स मिलेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। दिन फिर से प्रेजेंट में आता है तो एल्डर किंगशान कहता है, लगता है कि ये लड़का अब हमारे हाथे चढ़ चुका है, तो वो किंग पीस तो हमें मिलने वाला है। वो अपने साथियों से कहता है, स्टूडेंट्स चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इस लड़के को मार डालो। इसका मतलब यह है कि हम सभी लोगों को वो इनाम मिलेगा जिसके बारे में चैंग जेसन ने कहा था। जेसन का इनाम हमें मिलेगा। सभी लोग हमारे शुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शुंजी कहता है, तुम सभी लोग तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। ऐसे 3 अर्थ स्पिरिट राम के एक्सपर्ट्स हैं और कुछ तो यहाँ पर ह्यूमन स्पिरिट राम तक पहुँचने वाले हैं, क्योंकि तुम एक एल्डर ह्यूमन स्पिरिट राम का एक्सपर्ट है। तुम्हें लगता है कि तुम सभी लोग इतनी सारी पावर्स के साथ मुझे मार सकते हो, मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। वो सभी लड़के उसके करीब पहुंच जाते हैं अपनी तलवारें लेकर। उससे कहते हैं, लड़के तुम यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, हम नहीं, हम तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखना अब तुम यहाँ पर थोड़ी देर में हमारे सामने घुटने टेकोगे और माफी की भीख मांग रहे होगे। शुंजी कहता है, तुम सभी लोग कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों की ये वाली टेक्निक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। वो अपनी तलवार को लेकर सिर्फ एक ही बार में अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है। सिर्फ एक ही अटैक में वहाँ पर जितने लड़के उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे, वो सभी के सभी लड़के मर जाते हैं। ये देखकर एल्डर चैंगशान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके सामने 3 अर्थ स्पिरिट राम के एक्सपर्ट थे और ये लड़का तो अर्थ स्पिरिट राम के 3rd लेवल पर है। इस लड़के ने सिर्फ एक ही अटैक में इन सभी को कैसे मार दिया है। लगता है कि इसकी खासियत इसकी तलवार है। ये वाली तलवार तो मैंने पहले
भी देखी हुई है। तलवार के अंदर से जो ओरा निकल रहा है उसी ओरा के साथ उन तीनों एक्सपर्ट्स की बॉडी को इसने काट दिया, मेरे तीनों स्टूडेंट्स को इसने मार दिया है। मुझे तलवार भी पहले से काफी ज्यादा अलग लग रही है। कि इस तलवार के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट पावर्स थी जो कि अब इस लड़के को मिल चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि ये तलवार अगर मुझे मिल जाए तो मुझे भी ये पावर्स मिल सकती हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 121 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 122 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंजी का सामना चैंग फैमिली के कुछ स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो वो स्टूडेंट्स जिनमें 3 अर्थ स्पिरिट राम के एक्सपर्ट्स होते हैं वो जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जी अपनी तलवार को सिर्फ एक ही बार में घुमाते हुए उन तीनों को मार देता है, जबकि बाकी भी एक एल्डर बचता है जिसका नाम एल्डर चैंगशान होता है। जब चैंगशान उसके हाथ में वो ब्लैक पीस स्वर्ड को देखने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है हमारे एल्डर्स भी इस तलवार को नहीं जांच पाए, इसके सीक्रेट को नहीं देख पाए, लेकिन इस लड़के ने इस तलवार को एक्टिवेट कर लिया और इसके अंदर से जो ओरा निकल रहा है वो इतना पावरफुल है कि वो सिर्फ एक ही अटैक में 3 अर्थ स्पिरिट राम के स्टूडेंट्स को मार सकता है। अगर ये तलवार मेरे हाथे लग जाती है तो इसका मतलब यह है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। मुझे यहाँ पर इस लड़के को बस मारना होगा और उसके बाद इसकी ये तलवार मेरी हो जाएगी। तो इस लड़के को मारने से मुझे वो रिवार्ड मिलेगा जो जेसन ने देने का वादा किया है, और ऊपर से इस लड़के को मारने से इसके पास जो भी ट्रेजर्स होंगे वो सारे के सारे मुझे मिल जाएंगे। एल्डर चैंगशान हमारे जुंजी से कहते हैं जितना मुझे इस बारे में पता है ये ब्लैक पीच स्वर्ड तो बहुत ही बेकार तलवार थी, सिर्फ और सिर्फ भारी होने के अलावा इसके अंदर कोई भी खासियत नहीं थी। यहाँ तक कि हमारे एल्डर्स भी इसके नहीं देख पाए कि इसके अंदर क्या सीक्रेट पावर्स हैं। मुझे ये बताओ कि तुम इसको कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो और तुम्हें कैसे पता कि इसके अंदर कौन सी सीक्रेट पावर्स है। हमारा जुंजी से कहता है तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो और मेरे मरने के बाद तुम इस तलवार को कंट्रोल करना चाहते हो। जो हमारा जुंजी से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? तुम इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हो, ना ही तुम्हारे पास इतनी एबिलिटीज हैं। चैंगशान उसकी बात सुनने के बाद पहले गुस्सा होता है, फिर साथ ही हंसना शुरू कर देता है और कहता अब जबकि तुम्हें इस बार में खुद ही पता चल चुका है कि मेरा मकसद क्या है तो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ मरने के लिए। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ बल्कि मैं एक एल्डर हूँ। अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैं एक एल्डर हूँ जहाँ पर इस टेस्ट में आ चुका हूँ तो तुम्हारे साथ साथ ये सारे के सारे सीक्रेट यहीं पर दफन होने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। तलवार को घुमाता है तो वहाँ पर काफी सारा धुआं धुआं हो जाता है। तो हमारा जुंजी भी इस बात से काफी हैरान हो रहा होता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके आसपास काफी सारे सर्कल में काफी धुआं होता है, जबकि साइड के ऊपर से उसके ऊपर अटैक होता है। वो यहाँ पर किसी न किसी किस्म की कवर टेक्निक को यूज कर रहा है। उसके आसपास बहुत सारा धुआं होता है, जबकि उसी धुएं के अंदर से उसके ऊपर बार बार अटैक होता है। तो हमारा जुंजी उसके पहले अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक होता है। जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए पीछे वाले अटैक को अवॉइड करता है। वहीं पर एल्डर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है मैंने अभी जिस मूव को यूज किया है इसका नाम गॉस स्लैश है और कोई भी मेरे गॉस स्लैश मूव को जिस तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बस इंतजार करो, ये वाला स्पेशल स्किल लोगों को टॉर्चर करने के लिए बनाया गया है। मैं यहाँ पर तुम्हें तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक कि तुम खुद मौत की भीख नहीं मांगते। इसी के साथ ही हमारे जुंजी के आसपास सर्कल के अंदर से और भी बहुत सारी तलवारें निकलना स्टार्ट होती है। तो हमारा जुंजी आके हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये वाली टेक्निक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक डरपोक हो जो कि स्पेशल टेक्निक के पीछे बस छुपने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे फायर करके जीत सकते हो। तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। तो जुंजी अपनी तलवार को उठाता है, ग्राउंड के ऊपर पटकता है, जिससे उसके अंदर से ब्लैक ओरा निकलता है और उसके आसपास जितना भी वो डस्ट या जो भी पावरफुल एनर्जी होती है वो सारी उसके अंदर अब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। देखकर तो एल्डर चैंगशान भी हैरान होता है और कहता है ये क्या, इसकी तलवार ये सारी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कैसे कर रही है? अचानक से इसने इसको अब्सॉर्प्शन कैसे स्टार्ट करवा दी? ऐसा तो नहीं है कि ये भी इस तलवार की पावर है। तो इस तलवार की पावर ये है कि ये दूसरों की एनर्जी या फिर उनकी टेक्निक्स को भी अब्सॉर्ब कर सकती है। ये अपनी तलवार को ऊपर उठाता है तो आसपास की जितनी एनर्जी और ऑरा होता है उस सभी को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। चैंगशान कहता है तो बहुत ही बुरा है, जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। जैसे वो पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है तो जुंजी सेक्शन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिसकी वजह से वो एल्डर चैंगशान भी उड़ता हुआ सीधा उस तलवार के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर हमारे जुंजी ने 3 स्टूडेंट्स और एक एल्डर इन लोगों को मार दिया है। यहीं पर हमें बाहर का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर किन फैमिली के एल्डर और साथ में हमारी चैंग फैमिली के मास्टर खड़े होते हैं। वो दोनों बाहर खड़े होते हैं। फैमिली के एल्डर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि वो सभी बच्चे एक दूसरे से मिल लिए होंगे? चैंग फैमिली के एल्डर से कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि वो एक दूसरे से मिल लिए होंगे। मैंने अपनी फैमिली के 6 पावरफुल एल्डर्स को वहाँ पर भेजा है जो कि ह्यूमन स्पिरिट राम के एक्सपर्ट्स हैं। उन सभी की पावर लेवल्स को लो करवाकर मैंने वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए भेज दिया है ताकि उन्हें वहाँ पर ट्रायल में कोई भी मुश्किल ना हो। तो एल्डर कीनू से कहते हैं तुम्हें पता है ना कि ट्रायल के स्टार्ट होने से पहले मेरे बेटे किंग कॉन्ग को बहुत ही बेदर्दी से मार दिया गया। मैंने इस कंपटीशन के लिए बहुत कुछ खोया है, मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मास्टर चैंग उसे कहते हैं तुम मेरे पर भरोसा रखो, तुमने जितना खोया है मैं उससे ज्यादा तुम्हें यहाँ पर देने वाला हूँ। 5-10 प्लेसेस में सिर्फ और सिर्फ हमारी चैंग और किन फैमिली के लोग ही सीक्रेट प्लेसेस पर जा पाएंगे और वहाँ से ट्रेजर्स को लेकर आएंगे।
तो नेक्स्ट सीन हमें फिर से अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जुंजी अपने व्हाइट टाइगर के ऊपर भागता हुआ जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। हमारा जुंजी एक क्लिफ एरिया के काफी करीब पहुंच जाता है। उसके सामने दोनों तरफ पहाड़ होते हैं और इसके सेंटर में रास्ता होता है जो कि एक वैली टाइप का होता है। हमारा जुंजी वहीं पर अपने टाइगर को रुकने का इशारा करता है। जुंजी कहता है कि दोनों बड़ी फैमिलीज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इस वैली के दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि वो लोग इस सीक्रेट राम के रास्ते को गार्ड कर रहे हैं ताकि कोई भी जो यहाँ पर आए उन सभी को मार दिया जाए और उसके बाद वो लोग सीक्रेट राम में जा सकें। ये अपने डिवाइस टैबलेट को निकालता है तो उसे पता चलता है कि वो सभी लोग वाकई में जहाँ पर इसी वैली में खड़े हैं वो सभी लोग वैली के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर छुपे हुए हैं। कि हमारा जुंजी जो कि रेड डॉट में वो यहाँ पर खड़ा है। जुंजी कहता है तो इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ एक ना एक ह्यूमन स्पिरिट राम का एक्सपर्ट जरूर है, यहाँ पर वो ह्यूमनली स्पिरिट राम में कदम रखने वाला कोई स्टूडेंट हो सकता है। ऊपर से यह कि वहाँ पर और बहुत सारे भी हो सकते हैं क्योंकि आसपास की डायनेस्टी से जो एक्सपर्ट्स आए थे वो लोग भी तो ह्यूमन राम के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। मुझे संभल कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन वो सभी लोग अपनी एक एक जगह के ऊपर क्यों खड़े हुए हैं, वो आगे हरकत क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उन सभी लोगों ने अपनी अपनी चेक पॉइंट्स को देख लिया हुआ है। फिर उन सभी लोगों को ऑर्डर मिला होगा कि जब तक मैं जहाँ पर नहीं पहुँचता वो लोग आगे ना बढ़े, वो सभी लोग वहाँ पर रुककर मेरा इंतजार कर रहे हूँ। साथ ही हमारा जुंजी कहता है लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। जब हम लोग जहाँ पर इस सीक्रेट राम में आए थे उसी वक्त बताया गया था कि हमारी पोजीशंस जो है वो चेंजेबल है और किसी को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ पर हैं। तो फिर उन सभी को मेरे बारे में कैसे पता हो सकता है कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? इसका मतलब यह है कि उन्हें मेरी लोकेशन के बारे में नहीं पता। मैं हाई परेशान हो रहा हूँ। उसी वक्त जुंजी को महसूस होता है कि पीछे से कोई आ रहा है। तो जुंजी जैसे पीछे की तरफ देखता है तो फैंग लाइन जल्दी से जंप करते हुए झाड़ियों के अंदर से बाहर निकलता है। जुंजी कहता है ये तो फैंगशी है, क्या ये यहाँ पर अकेला है और ये भागकर कहाँ पर जा रहा है? तो फैंगशी की नजर भी हमारे जुंजी के ऊपर पड़ती है। वो वहीं पर ब्रेक लगाता है और उसे कहता है लो जोन, तो फाइनली तुम मुझे यहाँ पर मिल ही गए हो। हमारे जुंजी से कहता है मैं एक बहुत ही प्राउड वॉरियर हूँ, लेकिन लास्ट टाइम तुमने बड़ी महफिल में सभी लोगों के सामने प्रिंसेस के सामने मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया था। मुझे नहीं पता कि तुमने वहाँ पर कौन सी सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए मुझे हराया था, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुमसे इस बात का बदला लेने वाला हूँ। आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम्हें मुझसे बचा सके। आज मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। और वो अपनी तलवार लेकर जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जुंजी को मारने के लिए जब उसके करीब पहुंचता है तो हमारा जुंजी कहता है तो लगता है कि अब तुम्हें मरने की जल्दी है, इसी वजह से तुम मेरे पर अटैक कर रहे हो। वो भी अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसे सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक पावरफुल स्लैश लगाता है। हमारे जुंजी की स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है। उस पावरफुल स्लैश के साथ ही फैंगशी पीछे की तरफ गिर जाता है। फैंगशी पीछे की तरफ गिरता है, फिर साथ वो फिर आगे बढ़ता है, जुंजी पर अटैक करता है। जुंजी अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। फैंगशी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जो तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगा था कि लास्ट टाइम इसने किसी सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए मुझे हराया था, लेकिन इसकी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है? ये तो अर्थ स्पिरिट राम के 3rd लेवल पर है, मुझसे भी लो लेवल है। जुंजी जब अपनी तलवार के ऊपर जोर लगाता है तो फैंगशी पीछे की तरफ गिर जाता है। वहाँ पर एक धमाका होता है। फैंगशी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो ग्राउंड के ऊपर पटाख करके गिर जाता है। हमारा जुंजी अब उसके सामने खड़ा होता है और वो नीचे ग्राउंड के ऊपर होता है और उसे कहता है प्लीज रुक जाओ, मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो। मुझे समझ आ गई है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं गलती पर हूँ, इसी वजह से आप मुझे माफ कर दो। अब यहाँ पर वो लूजन की मिन्नतें करना स्टार्ट कर देता है। वो उसे कहता है लूजन ब्रदर, तुम मुझसे काफी दर्जे बेहतर हो, तुम मुझसे है ही बेहतर, इसलिए प्लीज मुझे मत मारो। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? आज के बाद मैं कभी भी प्रिंसेस या किंग चैंग के पीछे भी नहीं आऊंगा। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, तुम उसे अपने लिए रख सकते हो। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है क्या तुमने मुझे कोई बेवकूफ समझा है? पर मेरे लिए तुम्हें मारना बहुत ज्यादा आसान है। मैं एक मरे हुए इंसान की बातों पर ज्यादा भरोसा करना चाहूंगा, ना कि एक जिंदा इंसान छोड़ने पर। ये बात सुनते ही फैंगशी और भी ज्यादा घबरा जाता है। जुंजी अपनी तलवार को उठाता है और उसके सर में मारने लगता है। जैसे उसकी तलवार उसके सर के करीब पहुंचती है, फैंगशी चलाकर उसे कहता है लूजन, अगर तुम मुझे नहीं मारते तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। जुंजी अपनी तलवार को रोक लेता है। फैंगशी उसे कहता है तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें यहाँ पर इवल स्पिरिट ग्रास के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही स्पेशल स्पिरिट ग्रास है। तुमने उसके बारे में सुन रखा होगा। जुंजी उसे कहता है चलो आगे बताओ, तुम्हें और क्या बताना है? वो अपनी तलवार को पीछे हटा लेता है। हमारा फैंगशी उसे इवल अर्थ स्पिरिट ग्रास के बारे में बताता है। वो उसे कहता है इवल अर्थ स्पिरिट ग्रास जो कि एक बहुत ही रेयर 6 लेवल की स्पिरिट ग्रास है, जिसके साथ इवल स्पिरिट भी होती है। स्पिरिट वॉरियर्स उसको एब्जॉर्ब करने के बाद बड़ी आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर सकती हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता होगी। हमारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है। जुंजी कहता है जनरल ब्लड वू के साथ फाइट और उसके बाद जेसन के फादर के साथ फाइट के बाद से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बहुत सारी टेक्निक्स को यूज किया, लेकिन फिर भी मैं अर्थ स्पिरिट राम से आगे नहीं बढ़ पाया। मैं ह्यूमन स्पिरिट राम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। अगर मुझे यहाँ पर जो अर्थ स्पिरिट ग्रास मिल जाती है तो इसको यूज करते हुए मैं ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकता हूँ। जुंजी अपनी तलवार को वापस रख लेता है और फैंगशी से कहता है चलो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मुझे वो इवल स्पिरिट ग्रास मिल जाती है तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। के बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। बात सुनने के बाद फैंगशी को थोड़ा सा हौसला होता है। वो उसे कहता है यहाँ से तकरीबन 50 माइल आगे की तरफ वहाँ पर एक हिडन केव है, के साथ ही तुम्हें वहाँ पर डीपेस्ट पार्ट में तुम्हें वो अर्थ स्पिरिट ग्रास मिल जाएगी। लेकिन इसको हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो मैं भी उसको हासिल कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट बीस्ट है जो कि गार्ड कर रहा है। कि उस स्पिरिट ग्रास को वहाँ पर वो गार्ड कर रहा है, वो उसका रखवाला है। तो मतलब यह कि तुम वहाँ पर आसानी से जा नहीं सकते। जुंजी कहता है तो मुझे ये बताओ कि वहाँ पर वो स्पिरिट बीस्ट है वो कौन सी टाइप का स्पिरिट बीस्ट है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? तो फैंगशी से कहता
कहता है वो तकरीबन 100 मीटर लंबा एक पाइथन है जिसकी कल्टीवेशन बेस मेरे ख्याल में तो हिमनली स्पिरिट राम होगी या फिर हाफ स्टेप हिमनली स्पिरिट राम है। इस वजह से तो मैं वहाँ से भागकर सीधा इसी तरफ आ रहा था क्योंकि मैं वहाँ पर गया था इवल स्पिरिट ग्रास को लेने के लिए। मैंने इवल स्पिरिट ग्रास को देख लिया था लेकिन वहाँ पर वो जो बड़ा सा पाइथन है उसने मेरे पर अटैक किया, की वजह से मैं भागकर जहाँ पर जा रहा था। तो जुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम तो झूठ बोल रहे हो। फैंगशी कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि मैंने झूठ बोला, बताओ तो सही मैंने कौन सा झूठ बोला है। जुंजी उसे कहता है फैंगशी मुझे तुम्हारे बारे में इतना तो पता है, तुम एक बहुत ही रूड डोमिनेटिंग और बहुत ही पावरफुल वॉरियर हो, तुम किसी के सामने झुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो। अरे माइंड के अंदर जो कॉन्स्पिरेसीज और ट्रिक्स और प्लान्स चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रूल है, मुझे तो लगा था कि तुम एक सादे से इंसान हो। फैंगशी उसे कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की, मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा है, मैं अपनी तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सच कहा है। हमारे जुंजी को उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुंजी उसे ऐसे क्यों कह रहा है कि उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 1, 2, 3 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फैंगशी हमारे जुंजी को बता रहा था कि उसे इवल स्पिरिट ग्रास के बारे में बताया जो कि यहाँ से 50 माइल दूर एक क्रेव के अंदर है, वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पाइथन है। हमारे जुंजी को उसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताता है कि उसका कल्टीवेशन लेवल लो है। हमारा जुंजी उसे कहता है तुम यहाँ पर झूठ बोले हो, हाँ तुमने ये ठीक कहा होगा कि वहाँ पर इवल स्पिरिट ग्रास है, ये बात तो मानने वाली है, लेकिन तुम इस बारे में झूठ बोल रहे हो कि वहाँ पर जो पाइथन है उसका कल्टीवेशन लेवल लो है। उसका कल्टीवेशन लेवल लो होता तो फिर तुम वहाँ से भागकर क्यों आते, तुम उसको अकेले भी मारकर वहाँ से इवल स्पिरिट ग्रास ले सकते थे। इसलिए मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला है। और एक और बात, अगर वाकई में उस पाइथन का लेवल जितना तुमने बताया है इतना लो है, मुझे ये बताओ कि किन और चैंग फैमिली के 15 डिसाइपल वहाँ पर छुपकर क्या कर रहे हैं। वो सभी लोग वहीं पर छुपकर इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग जाकर उस पाइथन को मारकर उस इवल स्पिरिट ग्रास को ले क्यों नहीं लेते। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर भी लेता हूँ कि वहाँ पर उस इवल स्पिरिट ग्रास को लेने के लिए जाता हूँ, वहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो सारे के सारे वैली में छुपे हुए किन और चैंग फैमिली के लोग मेरे पर अटैक कर देंगे, सभी लोग मुझे पकड़कर मार डालेंगे। तो उसका मतलब ये है कि मैं उस पाइथन तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, उस इवल स्पिरिट ग्रास तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा और वो सभी लोग मुझे मार देंगे। तुम यहाँ पर मुझे मरवाना चाहते हो, लगता है कि तुमने यहाँ पर एक बारो नाइफ टेक्निक को यूज करते हुए मुझे मारने की कोशिश की है। फैंगशी को भी समझ आ जाती है कि इसे पता चल चुका है, वो जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है और कहता है इसे तो पता चल गया मुझे भागना होगा। वो भागकर जा रहा होता है, उसी वक्त हमारे जुंजी का व्हाइट टाइगर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके रास्ते को ब्लॉक करता है। फैंगशी और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से भागकर नहीं जा सकता। वो फिर से वहीं पर पीछे मुड़ता है, अपने घुटने टेक लेता है और जुंजी से कहता है ब्रदर जुंजी मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मेरी गलती है, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर तुमसे माफी की भीख मांग रहा हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें अपना लॉर्ड मानने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, इस बार मुझे जाने दो, अगली बार मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। हमारा जुंजी उसे कहता है मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं किसी को भी दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर धोखे से मुझे मरवाने की कोशिश की, तो अब यहाँ पर तुम्हें तीसरी अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी गर्दन काट देता है। इस तरह उसने यहाँ पर फैंगशी को मार दिया है। जाओ कहता है तो फैंगशी तुम यहाँ पर अपनी बेवकूफी की वजह से मारे गए हो, अगर तुम मुझे यहाँ पर सच बताते तो शायद मैं तुम्हें छोड़ ही देता। और जुंजी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, तो जुंजी उस क्लिफ की तरफ आगे बढ़ रहा है। जुंजी कहता है तो लगता है कि यही वो एरिया है, मेरे सामने के सारे एरिया को किन और चैंग फैमिली के लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। फैंगशी ने मुझे जिस एरिया के बारे में बताया था ये वही एरिया है और मुझे लगता है कि यहीं पर आगे जाकर मुझे इवल स्पिरिट ग्रास भी मिलेगी और वो पाइथन भी यहीं कहीं पर होगा। फिर मैंने सभी को यहाँ पर बहुत ही केयरफुलनेस के साथ इसको हैंडल किया, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलो बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है तो चलो ठीक है अब जल्दी से इन सभी लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे वो भागता हुआ क्लिफ के अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं, वहाँ पर जो आसपास की डायनेस्टीज के लोग होते हैं वो उनकी लाशें पड़ी होती हैं। वो कहता है जी यहाँ पर हो क्या रहा है, लगता है कि ये सारे के सारे दूसरे लोग हैं, ये सारे वही लोग हैं जो कि दूसरी डायनेस्टीज यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए थे, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर मरे हुए क्यों हैं। तो उसे महसूस होता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है, वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे छुप जाता है। तो साइड के ऊपर से चैंग फैमिली के बच्चों की आवाज आती है जो कि आपस में बातें कर रही होती हैं और कहते हैं पर तो मजा आ गया, हमें यहाँ पर कुछ और काफी कुछ मिला है, तो इन सभी को लूट कर मजा आ रहा है। क्या कहता है ये तो किन और चैंग फैमिली के डिसाइपल्स हैं, लगता है ये सभी लोग यहाँ पर इस ट्रायल के नाम पर इन सभी लोगों को मार रहे हैं। आसपास की डायनेस्टी से जितने भी टैलेंटेड लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके पास काफी सारे ट्रेजर्स हैं, तो इनका काम यहाँ पर उन सभी को मारकर उनके पास से ट्रेजर्स को लूटना है। जुंजी कहता है तो मुझे यहाँ पर पहले सेंस करना होगा क्या यहाँ पर चैन और किंग फैमिली के कितने ज्यादा लोग हैं और आसपास कितने ज्यादा लोग हैं, ये लोग यहाँ पर किस तरह प्लान बनाकर काम कर रहे थे। वो
वहीं पर बैठकर ग्राउंड के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और आसपास महसूस करने की कोशिश करता है। जुनजी कहता है तो पहले देखते हैं कि इनकी लेआउट क्या है। तो उसे लेआउट महसूस होती है। तो जुनजी को पता चलता है कि जहाँ पर वो बैठा हुआ है उसके साइड के ऊपर 5-6 लोग हैं जो कि किनो चैंग फैमिली के लोग हैं। साइड के ऊपर फ्रंट के ऊपर 2 लोग हैं। यही 2 लोग बाकी के सभी लोग को लेआउट करते हुए जहाँ पर लेकर आते हैं, दूसरी डायनेस्टीज के हीरोज को जहाँ पर लेकर आते हैं। अब जो लोग जहाँ पर पहुंच आते हैं तो बाकी के सभी लोग भी उनके ऊपर दावा बोल देते हैं और उन सभी को मारकर उनके पास उनकी कीमती चीजें छीन लेते हैं। तो जुनजी कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन सभी लोगों को वो स्पिरिट ग्रास मिले। इवन स्पिरिट ग्रास तो सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, मैं इनको स्पिरिट ग्रास लेने नहीं दे सकता। जुनजी वहीं पर बैठे बैठे अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करता है। उसकी डार्क एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसी डार्क एनर्जी के साथ ही हमारा जुनजी वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ से गायब होने के बाद वो ग्राउंड के नीचे चला जाता है। ग्राउंड के नीचे वो स्पिरिट ग्रास के साथ साथ वो बड़ा सा पाइथन होता है जो कि सो रहा होता है। जब हमारा जुनजी वहाँ पर ग्राउंड के नीचे जाता है तो वहाँ पर किन फैमिली के 2 लड़कों को दिखाते हैं। किन फैमिली के दोनों लड़के वहाँ पर बैठकर एक बड़ी सी फॉर्मेशन बना रहे होते हैं। जुनजी कहता है ये तो एक बड़ा सा बैंक्शन पाइथन है, लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? ये इस बड़े से बैंक्शन पाइथन के सामने एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्यों बना रहे हैं? लगता है ये लोग इसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इसे मारने की कोशिश करेंगे। फैमिली के वो 2 लड़के जो कि फॉर्मेशन बना रहे होते हैं उनमें से एक कहता है क्या तुम्हें पता है कि बैंक्शन पाइथन जब ये अडल्ट हो जाते हैं, ये अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करते हैं, जब ये ब्रेक थ्रू करते हैं तो इनके सर के ऊपर जो सींग लगा हुआ है ये तकरीबन 1 फुट बड़ा हो जाता है और इसके संग से सर के ऊपर सींग को देखकर तो लगता है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लगता है कि ये ह्यूमन स्पिरिट राम का एक बड़ा सा बीस्ट है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों या फिर हम 15 के 15 मिलकर इसको हरा पाएंगे। हमारे साथ जो एल्डर्स हैं वो भी मुश्किल से इसके सामना कर पाएंगे। दोस्त उसे कहता है चुप रहो, जहाँ पर हम लोग जिस काम के लिए आए हम लोग सिर्फ वही काम करेंगे। हमें जहाँ पर सिर्फ फॉर्मेशन बिछाने का काम दिया गया था और हम लोग सिर्फ यही करने वाले हैं। पता है कि हम लोग यहाँ पर कौन सी फॉर्मेशन बना रहे हैं? इसको 15 स्ट्रीम लाइट सेबर अरे फॉर्मेशन कहा जाता है। एक बार हमने इस अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया उसके बाद ये बड़ा सा बैंक्शन पाइथन भी हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमें यहाँ पर इस बड़े से पाइथन से डरने की क्या जरूरत है? फिलहाल के लिए तो वो सो रहा है, जब तक वो जागता नहीं हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। दोस्त से कहता है क्या तुम आराम से बात नहीं कर सकते? अगर तुमने यहाँ पर ऊंची आवाज में बात की तो वो बैंक्शन पाइथन जाग जाएगा। अगर वो जाग गया तो फिर हम लोग मर जाएंगे। महाराज जुनजी भी उस पाइथन की तरफ और उन दोनों की तरफ देख रहा था, उनकी बातें सुन लेता है। जुनजी कहता है तो लगता है ये लोग यहाँ पर 15 स्ट्रीम लाइट सेबर अरे फॉर्मेशन बिछाने वाले हैं। प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो वाली अरे फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर इन्होंने अरे फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया तो इनके लिए बैंक्शन पाइथन को हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर इनको रोकना होगा। मुझे अर्थ स्पिरिट ग्रास चाहिए तो मुझे इनके प्लान को फेल करना होगा। जुनजी उन दोनों की तरफ देखकर सोच रहा होता है प्लीज मुझे माफ करना, तुम लोग बहुत ज्यादा अनलकी हो क्योंकि तुम लोग यहीं पर मरने वाले हो। वो अपने हाथ में अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और सामने बड़े से क्लिफ के ऊपर अटैक करता है जो कि उस पाइथन के सर के ऊपर होता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है स्पाइक ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है सीधा उसके सर में। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो दोनों लड़के बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डरते हुए पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ, कौन है यहाँ पर, किसने यहाँ पर अटैक किया है? लेकिन जब वो पीछे धुआं हटने के बाद देखते हैं तो वहाँ से बड़ा सा पाइथन निकलता है और वो जाग चुका है। पाइथन उन दोनों की तरफ देखता है। वो दोनों कहते हैं तो बहुत ही बुरा है, ये पाइथन तो जाग गया है। वो पाइथन भी अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उनको खाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि वो दोनों लड़के बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू करते हैं। तो कहते हैं बैंक्शन पाइथन तो जाग गया, हमें यहाँ से भागना होगा। और वो उसे वहाँ से अपने साथ लेकर बाहर भाग जाते हैं क्योंकि वो बाहर की तरफ भागते हैं अपने बाकी के साथियों की तरफ। तो पाइथन भी उनका पीछा करता है। तो जुनजी अब यहाँ पर अकेला होता है। जुनजी कहता है मजा आ गया, ये लोग तो यहाँ पर मेरे साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। ये इस बैंक्शन पाइथन को अपने साथ लेकर यहाँ से बाहर चले गए। अब मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब मैं आसानी से यहाँ से इविल स्पिरिट ग्रास को ले सकता हूँ। और हमारा जुनजी जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है जहाँ पर वो बैंक्शन पाइथन बैठा हुआ था। तो जहाँ पर वो बैंक्शन पाइथन बैठा हुआ था वहाँ पर काफी सारी एनर्जी होती है, इविल स्पिरिट होती है। सारी इविल स्पिरिट के साथ अर्थ स्पिरिट होती है जिसके साथ हमारा जुनजी कहता है तो लगता है कि वो स्पिरिट ग्रास मुझे यहीं पर मिलेगी। वो जंप करते हुए उस ग्रास एरिया में उतरता है तो वहीं पर उसे सामने एक बड़ा सा पौधा दिखाई देता है जो कि इविल स्पिरिट ग्रास का होता है। लेकिन इस इविल स्पिरिट ग्रास का कलर चेंज हो चुका होता है जो कि पॉइजन की वजह से होता है। जुनजी कहता है ये क्या, इस इविल स्पिरिट ग्रास का तो कलर भी चेंज हो चुका है जो तो काफी अजीब लग रहा है। जुनजी कहता है लगता है ये ग्रास म्यूटेट हो चुकी है। ये म्यूटेटेड ग्रास जो है ये 6 लेवल की ग्रास है लेकिन इसके मेडिसिनल इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं। 7th लेवल के बराबर इसके मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं। यहाँ के मटेरियल्स बहुत ही मुश्किल के साथ मिलते हैं। ताकि कि गॉड मेरे साथ है और मेरी हेल्प कर रहा है। वो वहाँ पर जितने भी इविल स्पिरिट ग्रास के पौधे होते हैं उन सभी के सभी को उखाड़ लेता है और अपनी रिंग के अंदर रखना स्टार्ट करता है। तो महाराज जुंजी वहाँ पर देखते देखते सारी की सारी ग्रास को ले लेता है। सारी ग्रास को लेने के बाद महाराज जुंजी कहता है इविल स्पिरिट ग्रास की खासियत ये होती है कि जो भी अर्थ स्पिरिट राम का एक्सपर्ट इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पौधे को अपनी बॉडी में रिफाइन कर लेगा, वो सिर्फ एक पौधे के साथ ही ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकता है और सीधा हीवनली स्पिरिट राम में जा सकता है। मैं अर्थ स्पिरिट राम के 3rd लेवल पर हूँ, अगर मैं इसको रिफाइन कर लेता हूँ तो मैं हीवन स्पिरिट के 1st लेवल पर पहुंच सकता हूँ। जुंजी एक ग्रास को अपने हाथ में पकड़ता है और वहीं पर बैठकर उसको रिफाइन करना स्टार्ट करता है। उसको रिफाइन करने के बाद वो उसकी पिल बना लेता है और उस पिल को बनाने के बाद वो उस पिल को खा लेता है। जैसे ही वो उस पिल को खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है, एक झटका लगता है। तो जुंजी वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि फोर्स तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है और ऊपर से म्यूटेटेड होने
होने की वजह से इसकी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरी बॉडी के अंदर एक सींग वाला ड्रैगन दौड़ रहा हो और मेरी बॉडी के वेन्स को अंदर से तोड़ रहा हो। लगता है मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। जुनजी वहाँ पर अपने आप को संभालता है, दर्द को बर्दाश्त करता है और वहाँ पर अपने आप को रिफाइन करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद उसकी एनर्जी स्टेबलाइज हो जाती है और माया जुनजी कहता है तो फाइनली मैंने यहाँ पर सक्सेस हासिल किया। मैं अर्थ स्पिरिट राम से निकलकर ह्यूमन स्पिरिट राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका हूँ। नेक्स्ट सीन हमें बाहर का भी दिखाते हैं जहाँ पर बैंक्शन पाइथन उस केव से बाहर निकल चुका है और वहाँ पर वो सारे डिसाइपल्स आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। किन और चैंग फैमिली के डिसाइपल उसके आगे आगे भाग रहे होते हैं जबकि बड़ा सा बैंक्शन पाइथन उनके पीछे लगा होता है। सभी लोग बेचारे कहते हैं हमें इतना नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, हमें तो लगा था ये ह्यूमन स्पिरिट राम का एक्सपर्ट है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। ऊपर से इसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी इवल स्पिरिट एनर्जी भी निकल रही है। तो सभी एक्सपर्ट्स वहाँ पर आसपास खड़े होते हैं। कुछ एल्डर्स भी वहाँ पर दरख्तों के ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि किन फैमिली और चैंग फैमिली के लोग यहाँ पर मरने वाले हैं क्योंकि ये सभी लोग इन लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़े पाइथन को छेड़ दिया है। सभी को यहाँ से दूर रहना होगा क्योंकि इन लोगों ने हमारे बहुत सारे लोगों की जान ली है। हम लोग उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं जाने वाले। ये लोग दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर रुककर इंतजार करना होगा। देखते हैं अगर ये लोग मिलकर उस पाइथन को मार देते हैं तो ये लोग कमजोर हो जाएंगे और हम लोग इन्हें मारकर इवल स्पिरिट ग्रास ले लेंगे, और अगर ये लोग इसको नहीं मार पाते सभी लोग यहाँ पर मर जाएंगे और हमारे रास्ते से एक बड़ी रुकावट खत्म हो जाएगी। टॉप 10 की पोजीशन में हम लोग आ सकते हैं। हमारा जुनजी भी उन सभी लोगों में वहाँ पर छुपकर देख रहा होता है। जुनजी कहता है चैंग और किन फैमिली के तो यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, इतने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी ये एक बैंक्शन पाइथन से फाइट नहीं कर पा रहे। मैं भी यहाँ पर छुपकर देखता हूँ कि आज ये लोग क्या कर पाते हैं। इनके पास तो कुछ एल्डर्स भी है, लगता है कि एल्डर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने डिसाइपल्स की जान बचाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 1 to 3 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये बैंक्शन पाइथन को मार डालेंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 1 to 4 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किन और चैन फैमिली का पीछा इस वक्त बैंक्शन पाइथन कर रहा है और वो सभी लोग उसके सामने बेबस होते हैं क्योंकि उन सभी के सामने बैंक्शन पाइथन ज्यादा पावरफुल होता है। चुन्नी भी छुपकर दूर से कुछ देख रहा होता है। जी कहता है किन और चैन फैमिली के बहुत सारे डिसाइपल्स यहाँ पर मौजूद है, कुछ एल्डर्स भी है। चलो देखते हैं कि ये यहाँ पर इस बैंक्शन पाइथन से कैसे निमट पाते हैं और उसके बाद जाकर मौके का फायदा मैं उठाऊंगा। तो वहाँ पर कुछ डिसाइपल भागते हुए अपने फैमिली एल्डर के पास आते हैं और उसे कहते हैं एल्डर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे। ये बैंक्शन पाइथन तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। ये एक स्पिरिचुअल बीस्ट है जो कि ह्यूमन स्पिरिट राम का एक्सपर्ट है। सभी लोग इसके सामने नहीं टिक पाएंगे, आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। लोग ज्यादा देर तक इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो एल्डर कहते हैं मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने किंग लेवल के वेपन को यूज करना पड़ेगा। तो उसके पास एक आर्मर होता है, यानी कि एक ग्लव्स टाइप का आर्मर होता है जो कि उसने अपने बाजू के ऊपर पहना होता है। वो कहता है कि मुझे इसी को यूज करते हुए इसको मारना होगा। वो अपनी आर्मर के साथ अपनी तलवार पकड़ता और कहता है तो देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाकी के साइड डिसाइपल्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं किंग लेवल का वेपन है जिसको वेट आयन आर्म कहते हैं। इवल स्पिरिट राम का एक बीस्ट इस किंग लेवल के वेपन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। अब देखना हमारे एल्डर कैसे जाकर इसकी गर्दन काटते हैं। तो वो पाइथन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि वो एल्डर भी अपने हाथ में अपनी तलवार लेकर बड़ी स्पीड से भागता हुआ उसकी मुंडी काटने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों जब वहां पर टकराते हैं, एक तरफ से पाइथन का सींग होता है, दूसरी तरफ से एल्डर की तलवार होती है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है और इसी धमाके के साथ ही दिखाते हैं कि वो पाइथन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और एल्डर वहां पर उसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को धंसा देते हैं। एल्डर को लगता है कि उसने बैंक्शन पाइथन को मार दिया। वो जल्दी से जंप करते ऊपर से नीचे उतरता है, कहता है मैंने तो बड़ी आसानी से इसको मार दिया। और सारे डिसाइपल्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं एल्डर वाकई में तुम तो वाकई में हमारे एल्डर होने के लायक हो। तुमने यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक में बैंक्शन पाइथन को मार दिया जो कि बहुत ही पावरफुल बीस्ट था। एल्डर जो कि नीचे उतरने के बाद काफी खुश हो रहा था, उसी वक्त से महसूस होता है कि बैंक्शन पाइथन अभी तक जिंदा है और वो पीछे से घूरकर उसकी तरफ देख रहा है। वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मरा क्यों नहीं है, मैंने तो इसके ऊपर अटैक किया था, ये मर गया था। बैंक्शन पाइथन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से इस वक्त और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा निकल रहा होता है। ये बहुत ही पावरफुल हो रहा होता है। हमारा जुनजी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कैसे हो सकता है, मुझे भी लगा था कि ये एक बैंक्शन पाइथन है लेकिन ये तो एक एम्प्टी स्पिरिट बाइट पाइथन है। नाम चेंज होने से यहाँ पर इस काफी कुछ बदल चुका है। तो बैंक्शन पाइथन जो होता है वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल और फियर्स हो जाता है और वहाँ पर जबरदस्त मुंह खोलकर एक एनर्जी रिलीज करता है। उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि साथ साथ उसकी बॉडी से पॉइजन भी रिलीज हो रहा होता है। काफी सारे डिसाइपल वहाँ पर उसकी एनर्जी और पॉइजन के साथ ही वहाँ पर गिरकर मर जाते हैं। तो हमारा जुनजी कहता है तो ये तो एक टाइजू स्पिरिट डिवावरिंग पाइथन है, ये एक सुप्रीम बीस्ट है जैसे कि एक रियल फिनिक्स और इसके साथ एक व्हाइट टाइगर, इन दोनों की तरह एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है क्योंकि ये बहुत ही रेयर होते हैं और किस्मत के साथ ही किसी को दिखाई देते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता, ज्यादातर लोगों ने इसको देखा भी नहीं हुआ और किसी को इसके बारे में नहीं पता कि ये किस तरह के होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है और ये कितने पावरफुल हो सकते हैं। लगता है कि इवल स्पिरिट ग्रास जो कि उस केव के अंदर थी वो सारी की सारी इसी की वजह से म्यूटेट हुई है। इसकी पावर और इसका ऑरा इतना ज्यादा था कि इसने उस इवल स्पिरिट ग्रास को भी मुतासर
किया है। बैंक्शन पाइथन, मैं इसको बैंक्शन पाइथन ही कहूंगा, वो दोबारा से एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो एल्डर बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ पर जोर जोर से चीखे मार रहा होता है। उसे लगता है कि वो यहाँ पर मरने वाला है, बैंक्शन पाइथन उसे खा जाएगा। लेकिन बैंक्शन पाइथन जैसे उसके करीब पहुंचता है उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, उसे एक झटका लगता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। बैंक्शन पाइथन खुद ही ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाकी के सारे डिसाइपल भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक्शन पाइथन अपने आप वहाँ पर कैसे गिर गया। उनमें से एक कहता है लगता है कि हमारे एल्डर ने यहाँ पर कोई ना कोई ट्रिक की थी। पहले उन्होंने जब उसके ऊपर अटैक किया था इसी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी था, इस बार अटैक के दौरान ही वो खुद ही गिर गया। अब क्या एल्डर भी सोच रहा होता है ये क्या, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, फिर यहाँ पर खुद ही कैसे नीचे गिर गया है। बाकी के सारे बच्चे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एल्डर के नाम के नारे लगा रहे होते हैं कि एल्डर ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। एल्डर कितने ज्यादा पावरफुल है कि उनकी की पावर रिलीज हो रही थी। जब वो पाइथन के करीब पहुंचा तो उनके ओरा की वजह से वो पीछे की तरफ गिर गया और बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है। यहाँ पर हमारे एल्डर ने बिना फाइट के इस बड़े से बैंक्शन पाइथन को हरा दिया है। हमारा जुंजी उन सभी की तरफ देखकर सोच रहा था इन सभी को यहाँ पर बहुत बड़ी गलती लग रही है। इन्हें लगता है कि इस एल्डर की एनर्जी की वजह से वो पाइथन वहाँ पर गिरा है या फिर इस एल्डर के अटैक की वजह से वो गिरा है। ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि ये जो स्पिरिट डिवावरिंग पाइथन है इतनी आसानी के साथ इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला और इस तरह के किंग लेवल के वेपन के साथ तो वो बिल्कुल भी हारेगा नहीं। लगता है कि अभी फिलहाल में इसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया है। ब्रेक थ्रू करने की वजह से ये अपनी वीकनेस की पीरियड में है। इस वक्त ये काफी ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से ये यहाँ पर इन सभी के सामने अपनी फुल पावर को एक्सर्ट नहीं कर पा रहा और अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा। इसी के साथ ही हमारे शुंजी को यहाँ पर मौका मिल जाता है। शुंजी कहता है लगता है कि अब मेरे पास मौका है, अब मुझे वो चांस मिल चुका है जो चांस मुझे चाहिए था, अब मेरी बारी है यहाँ पर खेलने की। तो सारे डिसाइपल जाकर बैंक्शन पाइथन के सामने खड़े हो जाते हैं। पाइथन तो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था, वो ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है। वो जाकर उसे किक मारे होते हैं और कहते हैं बुरे पाइथन कहीं के, अब देखना कि अब तुम्हारे सामने कैसे टिक पाते हो। एक कहता है मैं इसका सिंग काटूंगा, दूसरा कहता है मैं इसकी गर्दन काटूंगा। तो कहते हैं अगर हम इस पूरे के पूरे पाइथन को अपने साथ उठाकर वापस ले जाते हैं तो हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा। जबकि वो एल्डर भी उठकर खड़ा जाता है, अपनी तलवार उठाता और कहता है तो अब इस बड़े से डीमन बीस्ट को यहाँ पर मैं मारूंगा, मैं इसको मारकर सभी के सामने अपना नाम रोशन करूंगा। जैसे ही वो अपनी तलवार लेकर उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है तो वक्त हमारा जुंजी अपनी ब्लैक पीच स्वर्ड को लेकर उसके रास्ते को ब्लॉक करता है और उसे कहता है यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हो। तो एल्डर जल्दी से जंप करते पीछे हटता और कहता है ये क्या, आखिर ये है कौन जिसने सिर्फ अपनी तलवार के साथ ही मेरे किंग लेवल के वेपन के अटैक को ब्लॉक कर लिया है। वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है और कहता है तुम कौन हो। हमारा जुंजी से कहता है मैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ आर्मी की तरफ से आया हूँ, मैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के जितने भी जानवर हैं उन सभी की प्रोटेक्शन करता हूँ, मैं यहाँ पर इनको बचाने के लिए आया हूँ। वो सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद बहुत ही हैरान होते हैं कि अब यहाँ पर इसने ये क्या बात कर दी कि ये वाइल्ड लाइफ गार्ड है। बैंक्शन पाइथन भी अपनी आंखें खोलकर हमारे शुंजी की तरफ देख रहा होता है। वो एल्डर कहता है चाहे तुम कहीं से भी आए हो, चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं चेंग फैमिली और किन फैमिली से हूँ। यहाँ पर चेंग फैमिली और किन फैमिली वालों को अपोज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे, क्या तुम मरना चाहते हो। वो फिर से अपनी वेटनेन आर्मर बैंड को यूज करते हुए अपनी तलवार के साथ एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे शुंजी के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा शुंजी उसके सामने खड़ा होता है। शुंजी के सामने एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक होती है कि हमारा शुंजी अपनी पिच ब्लैक स्वर्ड को लेकर बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है। दोनों एक स्लैशेस लगाते हैं लेकिन उस एल्डर का बाजू कट जाता है। एल्डर के बाजू कटने के बाद वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि हमारे शुंजी ने उसका बाजू काट कर उसके बाजू के ऊपर जो उसने आर्मर पहना होता है वो उस हैंड आर्मर को उतार लेता है और उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस वेटाइन आर्मर को मुझे देने के लिए, तुम्हारा ये वेटाइन किंग लेवल का आर्मर अब ये मेरा हुआ। शुंजी कहता है ये तो इतना भी बुरा नहीं है, ये तो अभी भी एक फर्स्ट लेवल का किंग लेवल का वेपन है। क्योंकि सभी लोग आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली के एल्डर को नुकसान पहुंचाने की, तुमने उनका बाजू काटा और साथ में हमारी फैमिली के ट्रेजर को भी चोरी कर लिया है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे, तुम्हें यहीं पर मारने वाले हैं। और वो सभी लोग शुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। उसी वक्त हमारा शुंजी उस वेटाइन आर्मर को अपने हाथ के ऊपर पहन लेता और कहता है हमारी टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं वैसे भी इस आर्मर की पावर को चेक करने वाला था कि इस आर्मर के साथ मेरी पिच ब्लैक स्वर्ड की पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये किंग लेवल का वेपन है, चलो देखते हैं। वो अपने हाथ के ऊपर उस आर्मर को पहनता है। उसी वक्त एक लड़का अपने बड़े से हैमर के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हैमर के साथ जब हमारे जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जुंजी अपने हाथ के ऊपर ग्लव्स पहनने के बाद अपनी पिच ब्लैक स्वर्ड को घुमाता है तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है और वो लड़का पीछे की तरफ गिर जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है और एक ही अटैक के साथ वो मर जाता है। उसके बाद हमारा जुंजी उन सभी लोगों से कहता है तो तुम मुझे बताओ कि अब तुम में से कौन यहाँ पर आगे बढ़ना चाहेगा, क्या तुम लोग मुझसे फाइट करना चाहते हो। वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से भागो, ये तो एक बहुत ही टेरिफाइंग पावर वाला मॉन्स्टर है, अगर हम लोग यहीं पर रुके रहे तो ये लड़का तो हमें भी मार डालेगा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और सभी लोग वहाँ से भागकर चले जाते हैं। तुम्हारा जुंजी कहता है ये सभी लोग तो कुछ ज्यादा ही लालची थे लेकिन ये बहुत ज्यादा डरपोक थे, सभी लोग यहाँ से डर कर भाग गए। उसके बाद हमारा जुंजी आगे बढ़ता है और जाकर उस पाइथन के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है छोटे दोस्त अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। इसके साथ ही वो पाइथन अपना मुंह खोलता है और जबरदस्त एनर्जी रिलीज करते हैं हमारे जुंजी को डराने की कोशिश करता है। जुंजी कहता है ये क्या तुम यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वो अपनी पूंछ को उठाता है और हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है। जुंजी
अपनी तलवार के साथ उसके पूंछ के अटैक को ब्लॉक करता है और उसे कहता है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं यहाँ पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है कि तुम्हें कोई गलती हुई है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन बैंक्शन पाइथन उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसी वक्त हमारा जुंजी अपने पास से एक पिल निकालता है और उस पिल को उठाकर उसके मुंह में फेंक देता है। ये कहता है, चलो जल्दी से जरा इसको खाकर चेक करो। तो वो अपने मुंह को बंद करता है। बैंक्शन पाइथन के मुंह के अंदर वो पिल चली जाती है। उस पिल के उसके मुंह के अंदर जाने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद जुंजी ने उसके ऊपर अटैक किया है। तो जब अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जुंजी पर अटैक करने लगता है, जुंजी जल्दी से जंप करते पीछे हटता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या दिया है? ये एक फिनिक्स की ब्लड एसेंस पिल है। इस पिल की मदद से तुम अपने वुंड्स को जल्दी से हील कर सकते हो। तुम्हारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल वुंड्स हैं वो सारे के सारे हील हो जाएंगे। तुम्हारे जैसे स्पिरिट बीस्ट के लिए भी ये काम करेगी। थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी के ऊपर जो स्केल के अंदर स्कार्स होते हैं या फिर जितने भी जख्म होते हैं वो सारे के सारे हील होने के बाद बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। उसका शेल भी बिल्कुल नया हो जाता है। जुंजी पीछे हटने के बाद से कहता है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैंने तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जुंजी हंसते हुए आगे बढ़ता है और उसे कहता है, मैं वाकई में वाइल्ड लाइफ गार्ड हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। जितने भी डीमन बीस्ट को लोग नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं मैं उन बुरे लोगों को मारता हूँ और तुम्हारे जैसे बीस्ट को बचाता हूँ। क्या तुम अभी भी यहाँ पर मेरी बात नहीं मानोगे? स्पिरिट बीस्ट अपना मुंह खोलकर फिर से गुस्सा होता है। जुंजी कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताता हूँ। बाकी के सभी लोगों को शायद इस बारे में नहीं पता होगा कि तुम क्या हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या हो। मैंने तुम्हारी रियल बॉडी को पहले यहाँ पर देख लिया, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम बहुत ही स्पेशल स्पिरिट बीस्ट हो। मैंने यहाँ पर तुम्हें जो पिल दी है वो बिल्कुल भी फ्री में नहीं थी। यहाँ पर फ्री में तुम्हें कोई भी चीज नहीं देने वाला। अगर तुम मेरे साथ एक एग्रीमेंट करते हो, मेरी बात मानने को तैयार हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी और भी ज्यादा मदद करूंगा। हमारा जुंजी सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पर इसकी मदद की और बदले में अब ये मेरे एहसान के तले दब चुका है, तो यहाँ पर ये मेरी बात मना कर ही नहीं सकता। जुंजी यहाँ पर अपने बिजनेस के टैक्टिक्स को यूज कर रहा होता है, लेकिन बैंक्शन पाइथन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है नहीं। जुंजी भी हैरान होता है कि उसका बिजनेस टैक्टिक यहाँ पर फेल हो गया। जुंजी कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो यहाँ पर तुम्हारी मदद की लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरे साथ मेरे एग्रीमेंट करने से मना कर रहे हो। तुम इतने ज्यादा एहसान फरामोश हो कि अपनी जान बचाने वाले के साथ भी बात नहीं करोगे। साथ ही जुंजी सोच रहा था, स्पिरिट डिवावरिंग बीस्ट एक बहुत ही रेयर बीस्ट है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसको मनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, तो इसका बनता है। तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड को खत्म करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुंजी स्पिरिट डिवावरिंग बीस्ट को कैसे एग्रीमेंट के लिए मनाएगा, कैसे इसको अपना बीस्ट बना पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 125 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी एक बड़े से स्पिरिट डिवावरिंग बीस्ट को अपने लिए मनाने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा जुंजी चाहता है कि वो उसके साथ एक एग्रीमेंट कर ले और इस एग्रीमेंट के मुताबिक वो जुंजी का गुलाम बन जाएगा। तो हमारे जुंजी ने उसकी जान बचाई है और ये सब कुछ भी उसका अपना ही प्लान था। लेकिन वो स्पिरिट डिवावरिंग बीस्ट क्योंकि बहुत ज्यादा एटीट्यूड और प्राइड वाला है, इसी वजह से वो जुंजी की बात मानने से मना कर देता है। जुंजी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है, ये बहुत ही प्राइड वाला स्पिरिट एनिमल है, यहाँ पर मेरी बात को इतनी आसानी के साथ तो नहीं मानने वाला। लगता है कि मुझे यहाँ पर इसे कुछ और देना पड़ेगा क्योंकि मैं इसे यहाँ पर इतनी आसानी से जाने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। ये मुझे चाहिए मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। तो उसके बाद हमारा जुंजी उसके सामने कुछ ऐसी चीज निकालने वाला है जिसे देकर वो भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारा जुंजी उसे कहता है, जरा रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी सीनियरिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मेरे सामने सबमिट कर सको, यहाँ पर तुम मेरे साथ कोई कमिटमेंट कर सको। लगता है कि मेरा लेवल काफी ज्यादा लो है। जुंजी अपने पास से कोई चीज निकालता है और उसे कहता है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हें इस तरह का गिफ्ट आज तक किसी ने भी नहीं दिया होगा, ये एक बहुत ही प्योर गिफ्ट है। तुम्हारा जुंजी अपने पास उसके पास 5 वेन्स थी, तो उन वेन्स में से वो एक वेन उसको दे देता है। उसके सामने जब शो करवाता है तो स्पिरिट स्नेक भी ये देखने के बाद काफी हैरान होता है कि ये तो वाकई में एक स्पिरिट वेन है। तो जुंजी उसे कहता है, स्पिरिट डिवावरिंग पाइथन, स्पिरिचुअल पावर जो कि ह्यूमन और अर्थ से आई हो उसको डिवावर करते हो, लेकिन ह्यूमन और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को हासिल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तुम इतनी ज्यादा ह्यूमन और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ह्यूमन एंड अर्थ वाली एक स्पिरिचुअल वेन दे दूं, ये वेन जिससे तुम लगातार बहुत सारी ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो फिर कैसा रहेगा? क्या तुम्हें अब ये डील मंजूर है? तुम्हारे पास अपनी एक सोर्स चैनल होगी, तुम्हारे पास अपनी एक सोर्स होगी जहाँ से तुम अपने लिए अपनी कल्टीवेशन की पावर को हासिल कर पाओगे। मैं यहाँ पर तुम्हें एक येलो कलर का येलो लेवल स्पिरिचुअल वेन देने वाला हूँ। ये सीड मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हम दोनों की इस कंबाइंड फ्रेंडशिप के नाम पर हम दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। तब तक तुम मुझे फॉलो करते रहोगे सारी जिंदगी। मेरे पास जो कुछ भी होगा वो मैं तुम्हारे साथ बांटता रहूंगा, मैं तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट नहीं करूंगा। सांप उसकी बात सुनने के बाद हमारे जुंजी की तरफ देख रहा होता है। तुम्हारा जुंजी कहता है, तो आप बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? इसी के साथ
साथ ही वो सांप फिर से अपना मुंह पीछे की तरफ घुमा लेता है, लेकिन इसी के साथ ही वो अपनी पूंछ को उठाता है और जुंजी के हाथ के ऊपर रख देता है। यानी कि इन दोनों के दरमियान में एक समझौता हो चुका है। फिर डिवॉरिंग स्नेक जो है वो जुंजी के इस गिफ्ट के ऊपर मान चुका है। तो जुंजी आगे से मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस दुनिया में हर एक चीज को खरीदा जा सकता है, बस उसकी कीमत सही होनी चाहिए। स्पिरिचुअल स्नेक को यहाँ पर ये सब कुछ चाहिए था, इसको स्पिरिचुअल वेन चाहिए था और मैंने इसको दे दी। फिर साथ ही हमारा जुंजी अपनी उंगली के ऊपर कट लगाता है और कहता है तो चलो ठीक है, अब जबकि हमने एग्रीमेंट कर ही लिया है तो क्यों ना यहाँ पर आपस में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट कर ले। वो अपने ब्लड निकालता है और साथ ही उसका ब्लड भी निकलता है। वो अपने ब्लड को निकालते हैं और दोनों के ब्लड वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ बाइंड हो जाते हैं और दोनों का साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें स्पिरिट डिवॉरिंग पाइथन के बारे में बताया जाता है कि ये एक बहुत ही मिस्टीरियस स्पिरिट एनिमल है। कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इसके बारे में नाम भी नहीं सुना हुआ और कुछ ही को इस बारे में पता होता है, सिर्फ कुछ ही ने इसके नाम के बारे में जाना है और क्लासिकल बुक्स में तो इसके नाम के बारे में भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ तक कि बहुत सारे मार्शल एम्परर्स ऐसे हैं जिनको इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता होगा। लेकिन अब जुंजी के हाथ में एक इस तरह का स्पिरिट डिवॉरिंग स्नेक आ चुका है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एक बैंगशान एम्परर के साथ इस तरह के एक स्नेक के साथ कॉन्टेक्ट बना पाना और इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर पाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जुंजी ने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया है। तो जुंजी से कहता है इसके बाद से हम दोनों बहुत अच्छे भाई बनेंगे, आज के बाद से हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे। साथ ही हमारा जुंजी से बताता है कि तुम यहाँ पर जिस इवल स्पिरिट ग्रास को गार्ड कर रहे थे, मैंने उस इवल स्पिरिट ग्रास को पहले से ले लिया। अब क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे से गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होगे। तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पास इवल स्पिरिट ग्रास को ले लिया। ये बात सुनते ही बहुत सा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए हमारा जुंजी के पीछे लग जाता है, जबकि हमारा जुंजी बड़ी तेजी से आगे की तरफ भागना स्टार्ट करता है। यहाँ से नेक्स्ट सीन हमें एक नदी के पास का दिखाया जाता है। नदी के पास बाईशाओ खड़ा होता है तो बाईशाओ का एक बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है मास्टर बाईशाओ सब कुछ रेडी है, क्या हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। तो बाईशाओ से कहता है मुझे ये बताओ कि इस वक्त प्रिंसेस कहाँ पर है, प्रिंसेस किंगचैंग यहाँ पर क्यों नहीं है। बंदा उसे कहता है मास्टर में प्रिंसेस के बारे में पता है, प्रिंसेस इस वक्त नदी के पास बैठी है, एक पत्थर के ऊपर बैठकर मेडिटेशन कर रही है, वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर रही है। प्रिंसेस ने कहा कि उसे वहाँ पर थोड़ी देर बैठने का आराम करना है, इसी वजह से हम लोग उसके लिए रुके हुए थे। बाईशाओ से कहता है क्या वाकई में वहाँ पर बैठकर मेडिटेट कर रही है। फिर साथ ही वो सोच रहा लगता है कि ये जहाँ पर लूजन का इंतजार कर रही है, अगर लूजन यहाँ पर आ गया तो उसके बाद तो मेरा कोई चांस ही नहीं बचेगा। बाईशाओ अपने उस बंदे से कहता है जाओ जाकर बाकी सभी लोगों को बता दो कि तुम सभी लोग यहाँ से निकलने वाले हो, तुम सभी लोग यहाँ से पहले निकलोगे, मैं और प्रिंसेस हम दोनों पीछे आएंगे, हम दोनों को थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम लोग आपस में बात करने के बाद तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। नौकर उसे कहता है ठीक है सर, हम लोग अभी निकल चलते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद नेक्स्ट सीन हमें एक दूसरी जगह का दिखाया जाता है। दूसरी जगह के ऊपर चेंग फैमिली के एक यंग मास्टर को दिखाते हैं। चेंग फैमिली का एक यंग मास्टर एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है, जबकि उसी वक्त उसका बंदा भी उसके पास भागता हुआ आता है और उसे कहता है सर मेरे पास एक रिपोर्ट है, हमारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अरे बहुत सारे डिसाइपल्स जो कि किन और चेन फैमिली के डिसाइपल्स हैं, उन सभी के पास जो मीटर्स थे वो काम नहीं कर रहे, हमारा उनके पास राब्ता नहीं हो पा रहा, हम लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे। तो उसका मास्टर उसे कहता है मुझे ये सब कुछ पहले से पता है। वो साथ ही उसे कहता है तुम्हें पता है कि इस बार स्वर्ड क्लींजिंग ट्रायल में कियान पवेलियन के ओनर्स भी सब में शामिल है, क्या तुम्हें पता है कि हम सभी को कौन यहाँ पर लेकर आया है। वहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, किन फैमिली और चेन फैमिली के लोग ही यहाँ पर टॉप 10 पोजीशंस को हासिल करेंगे, चाहे कोई भी यहाँ पर क्यों ना इंटरफियर करे, फिर भी यहाँ पर सिर्फ 2 ही फोर्सेस जीतने वाली हैं। क्योंकि सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि अगर किन फैमिली और चेन फैमिली के साथ यहाँ पर कोई पंगा लिया तो इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे वेंजियन पवेलियन से पंगा लेना, क्योंकि ये दोनों फैमिलीज को वेंजियन पवेलियन वाले सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही वो से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि आंजी के साथ क्या हुआ है, आंजी कहाँ पर है। उसका बंदा उसे कहता है आंजी के बारे में इतना तो कह सकता हूँ कि उसके साथ में काफी सा मुश्किल हो रही है, लेकिन वो हमारा काम आसानी से कर रहा है, वो हमारा इनसाइड मैन है, वो अंदर से सारी खबरें हमें दे रहा है कि उसे प्राइड चाहिए, वो ग्लोरी का बहुत ज्यादा भूखा है और लालची इंसान है, इसी वजह से वो हमारा काम कर रहा है। यहाँ पर आंजी का मतलब बाईशो है, बाईशो की बात हो रही है। यंग मास्टर से कहता है तो मुझे बाईशो के बारे में इतना पता है कि वो जिया किंगचैंग से प्यार करता है, उसे वो पसंद है, जाऊँ जाकर उसे बता दो कि अगर वो 2 दिन में यहाँ पर पूरे 100 लोगों को इकट्ठा कर दे, जैसा कि हमने उसे पहले कहा था, हमने उसे जो कुछ भी देने का वादा किया था, उसके साथ साथ मैं अपनी फैमिली की तरफ से उसके साथ बात करूंगा, रॉयल फैमिली वालों से बात करके प्रिंसेस जिया किंगचैंग के साथ उसकी शादी की बात चलवाई जाएगी। लगता है कि वो इस ऑफर को कभी मना नहीं करेगा और हमारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहीं से नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस का भी दिखाया जाता है। प्रिंसेस नदी के पास एक पत्थर के ऊपर बैठी मेडिटेट कर रही होती है, जबकि उसी वक्त बाईशो भी उसके पास पहुंच जाता है। प्रिंसेस से कहती है बाईशो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। बाईशो से कहता है जिया किंगचैंग क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, हर बार मुझे रिजेक्ट क्यों कर देती हो, तुम्हें पता है कि मैं कितनी बार तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार कर चुका हूँ, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर मुझे मना कर देती हो। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम क्यों लूजन से प्यार करती हो। मुझे ये बताओ कि उसके पास ऐसा क्या है जो कि मेरे पास नहीं है, लूजन के पास क्या है। उसका खड़ी हो जाती है और उसे कहती है बस भी करो, तुम्हारा लूजन के साथ कोई मुकाबला नहीं है, तुम्हें आखिर ऐसा लगता है क्यों है कि तुम मेरे काबिल हो, तुम मेरे काबिल बिल्कुल भी नहीं हो, जबकि लूजन है। ये बात सुनने के बाद तो बाईशो बहुत सा गुस्सा हो जाता है और कहता है बिना तुम कुछ भी नहीं हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस ट्रायल ग्राउंड के ऊपर जिंदा बच सकती हो, यहाँ पर जितने लोग हैं वो सभी लोग बहुत सा ठरकी किस्म के इंसान है, और अगर तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो सभी लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लड़की यहाँ पर इस बात का शुक्र मनाने की बजाय अभी भी उस कचरे लूजन के
बारे में सोच रही है जो कि यहाँ पर है भी नहीं। इसे लगता है कि वो इसको यहाँ पर बचाएगा, जबकि मैं इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किए हुए हूँ, जहाँ पर मैं इसको बचा रहा हूँ। पहले तो यहाँ पर तुम्हें खुश करना चाहता था कि तुम अपनी मर्जी के साथ इस सब के लिए खा कर दो, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा। चिल्लाकर उसे कहता है जिया किंग चैंग, मुझे यहाँ पर मजबूर मत करो तुम्हारे साथ कुछ जबरदस्ती करने पर। साथ ही वो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है तो किंग चैंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। प्रिंसेस जिया उसे कहती है जी तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो बाइशू अपने पास से पाउडर सा निकालता है जो कि पॉइजनस होता है। वो उस पाउडर को उसकी आंखों में फेंक देता है। जैसे ही वो उसकी तरफ उस पाउडर को फेंकता है तो उसकी बॉडी के ऊपर असर करता है और जिया किंग चैंग बेचारी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और हरकत नहीं कर पाती। उसके बाद हमें इवल बाइशू का चेहरा दिखाया जाता है। बाइशू के चेहरे के ऊपर ये सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है जहाँ पर अब वो कुछ बहुत ही बुरा करने वाला है। प्रिंसेस से कहती है तुमने यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तुमने मेरे पर पॉइजन फेंक दिया और मुझे पैरालाइज किया। क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर जोर जबरदस्ती करने वाले हो? यहाँ पर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी, इस सब की कीमत चुकाना पड़ेगी। बाइशू आगे बढ़ता है और उसे कहता है तो तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे डरना चाहिए? मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि हम लोग इस वक्त ऐसी जगह पर है जहाँ पर किसी का मरना बहुत ही आम सी बात है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 लोग ही बचकर बाहर निकल पाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। अगर तुम यहाँ पर चिल्लाओगी तब भी यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं पहुंचेगा, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। प्रिंसेस बाइशू के मुंह के ऊपर थूक देती है। वो अपने चेहरे के ऊपर से थूक को साफ करता है और उसे कहता है चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, हम लोग सीक्रेट राम के अंदर हैं, यहाँ पर कोई भी तुम्हारी चीखों पुकार को नहीं सुनने वाला। ऐसे भी इस सीक्रेट राम से बाहर निकलने के बाद तुम्हारी फैमिली को ऑर्डर्स मिलने वाले हैं कि तुम्हारी शादी बाइशू यानी कि मेरे साथ की जाए। इसके साथ ही जब मैं यहाँ से टेस्ट को पास करने के बाद बाहर निकलूंगा तो मैं भी वेंजियान सेक्टर का एक बहुत ही क्लोज डिसाइपल बन चुका हूँ, यानी कि मैं उनका इनर डिसाइपल बन जाऊंगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम दोनों की शादी नहीं भी होती तब भी मुझे ये बताओ कि तुम मुझे बदला कैसे ले पाओगी, तुम एक कोल्ड डिसाइपल से बदला कैसे ले सकती हो? अब यहाँ पर चुपचाप मेरी बात को मान जाओ, या तो हम दोनों यहाँ पर एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर एक सैवेज बीस्ट की तरह तुम्हें नोच डालूं। यहाँ पर फैसला तुम्हें करना है, क्योंकि हम ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही वो एक सैवेज बीस्ट की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है। वो जैसे उसके करीब पहुंचता है उसको टच करने लगता है। उसी वक्त प्रिंसेस उसको एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है। जब वो बाइशू को थप्पड़ मारती है तो बाइशू पीछे की तरफ हटता है। प्रिंसेस जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर से निकलने की कोशिश करती है। साथ ही वो कहती है फादर मदर प्लीज मुझे माफ करना। आपकी प्रिंसेस जिया यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैं इतना तो कर सकती हूँ कि मैं आपका नाम खराब होने से बचा सकती हूँ। अपनी तलवार निकाल लेती है और साथ ही कहती है लू जून प्लीज मुझे माफ करना, मुझे अफसोस है कि हम दोनों यहाँ पर दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तलवार को निकालती है और अपनी गर्दन के ऊपर रखते हुए कहती है तुम सभी लोग अपना ध्यान रखना, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो सभी लोग। ऐसी वो तलवार को अपनी गर्दन के ऊपर फेरने लगती है। बाइशू को चलाकर उससे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, तुम क्या करने वाली हो? तो जुंजी वहाँ पर आ जाता है और उस तलवार को पकड़ लेता है। ये उसे कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? तो हमें यहाँ पर इस ट्रायल में टॉप 10 प्लेसेस को हासिल करना है और तुम यहाँ पर हो कि अपनी गला काट कर जान लेना चाहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मरना इतना ज्यादा आसान है? जुंजी को वहाँ पर देखते ही प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है लूशन तुम यहाँ पर आ ही गए। बाइशू भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो हमारे जुंजी ने प्रिंसेस के हाथ से उसकी तलवार लेने के बाद बाइशू की टांगों के बीच में इसको जोर से फेंक देता है, जिससे बाइशू बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाते हुए पीछे की तरफ गिर जाता है। जुंजी उसे कहता है हाँ ये मैं ही हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 1 to 5 का एंड करेंगे। और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 1 to 6 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्रिंसेस जिया के साथ जब जाती होने लगती है वो अपनी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार को रखती है और अपनी गला काट कर अपनी जान देने लगती है ताकि वो अपने आप को बचा सके। वहाँ पर जुंजी आ जाता है और उसकी तलवार पकड़कर उस तलवार को बाइशू की तरफ फेंकता है, जिससे बाइशू घबराकर पीछे की तरफ गिर जाता है। जुंजी उसे कहता है हाँ ये मैं ही हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, प्लीज मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार करवा दिया, लेकिन अब तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो। बाइशू बेचारा पीछे की तरफ गिरने के बाद फिर से उठता है और उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो? अगर तुमने यहाँ पर आते हुए कुछ लोगों को मार भी दिया हो तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जुंजी कहता है अब मुझे माफ करना कि तुम यहाँ पर डिसअपॉइंट हुए, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। बाइशू उठकर खड़ा आ जाता है और उसे कहता है लास्ट टाइम मैं तुमसे हार गया था, तुम्हारे साथ फाइट करते हुए मैं हारा था। मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब था, तो उस वक्त मैं बीमार था, इसी वजह से मेरे पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। इस बार देखना, इस बार तो मैं यहाँ पर तुम्हें प्रिंसेस के सामने हराऊंगा और इतनी बुरी तरह से हराऊंगा कि प्रिंसेस को भी यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। प्रिंसेस चलाकर जुंजी से कहती है लूशन प्लीज अपना ध्यान रखना, ये बहुत ही बुरा है। उसी वक्त उसे खांसी लग जाती है और वो खांसना शुरू कर देती है उस पॉइजन की वजह से जो कि उसकी बॉडी के अंदर है। जुंजी उसे कहता है प्रिंसेस तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस वहाँ पर बैठी रहो और आराम करो, इसको तो मैं यहाँ पर खुद ही निमट लूंगा। जुंजी उसे कहता है बाइशू मुझे लगता है कि हमें जगह को चेंज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फाइट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस भी है, वो जख्मी हो सकती है। जुंजी बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है, बाइशू भी उसका पीछा करता है। बाइशू से कहता है तुम जहाँ पर भी चले जाओ वहाँ पर मेरे लिए तो बिल्कुल सेम ही है, मैं तुम्हें हर जगह के ऊपर बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। तो वो भागते भागते अपनी स्नेक टाइप की
मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है और साथ ही अपनी तलवारबाजी के टेक्निक को यूज करते हुए जुंजी के ऊपर अटैक करता है। हमारा जुंजी अपनी ब्लैक पिच स्वर्ड को वहां पर घुमाता है और उस स्वर्ड को घुमाते ही उसके आसपास जितने भी स्नेक इल्यूशंस होती हैं वो सारी की सारी गायब हो जाती हैं। ये देखकर तो बायशो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इसने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ मेरी डार्क मून 8-फोल्ड टेक्निक को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस टेक्निक को डेसिपेट करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। यहाँ पर जो ऐसे किया जैसे कि इसने यहाँ पर कचरे को वेस्ट किया हो। इसी के साथ ही बायशो फिर से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जबकि हमारा जुंजी अपनी ब्लैक पिच स्वर्ड के साथ फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। ये उसे कहता है तुम्हारी सारी की सारी टेक्निक्स मैं पहले देख चुका हूँ और मुझे यहाँ पर ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जिसके बारे में पता ना हो। अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो बायशो अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन बायशो की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हमारे जुंजी की तलवार उसकी तरफ आगे बढ़ती है। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसकी कल्टीवेशन बेस मुझसे कम है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर इससे हार रहा हूँ। जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। जैसे वो पीछे की तरफ हटता है वो अपने पास एक स्पेशल शील्ड वाला आर्मर निकालता है और शील्ड वाला आर्मर एक स्पेशल किंग लेवल का आर्मर होता है। वो उस आर्मर को एक्टिवेट कर देता है तो जुंजी उसे कहता है लगता है कि तुम अब भी यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आज तुम्हारे लिए बचने का कोई भी मौका नहीं है। आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। और जुंजी अपनी ब्लैक पिच स्वर्ड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उसके शील्ड के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो शील्ड भी टूट जाती है और वो बायशो पीछे की तरफ जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है और जख्मी हो जाता है। बायशो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने यहाँ पर मेरी किंग लेवल की शील्ड टैंग शुआन को बड़ी आसानी से तोड़ दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक तलवार के अटैक के साथ। मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर इसका ओपोनेंट कैसे बन सकता हूँ, मैं तो इससे फाइट में बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। तो वहीं पर उसे आइडिया याद आता है और वो जल्दी से भागता हुआ प्रिंसेस के पीछे चला जाता है। वो प्रिंसेस जिया को उसकी गर्दन से पकड़ता है और तलवार को वहां पर रखते हुए कहता है जल्दी से जल्दी अपने वेपन को नीचे रखना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं इसको मार डालूंगा। अब तो तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि प्रिंसेस का गला इस वक्त मेरे हाथ में, अगर तुम यहाँ पर आगे बढ़ते हो तो मैं इसकी गर्दन दबा दूंगा और इसको यहीं पर मार डालूंगा। हमारा जुंजी उसके सामने खड़ा कर उसे कहता है भाई मोचन तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, इसलिए सब कुछ करने का कोई भी फायदा नहीं है, इस तरह तुम्हारी मौत और भी ज्यादा जल्दी आ जाएगी। बायशो भी वहाँ पर प्रिंसेस जिया से कह रहा था जबकि मैं जिंदा तुम्हें हासिल नहीं कर पाया तो मरने के बाद तुम्हें अपने साथ ही लेकर जा रहा, हम दोनों एक ही साथ एक ही जगह मरने वाले हैं। ये कितना ज्यादा रोमांटिक है। साथ ही वो अपनी जुबान निकालकर उसकी गाल के ऊपर चाटना स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है हम दोनों यहाँ पर एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह यहाँ पर मरने वाले हैं और मुझे लगता है कि आफ्टर लाइफ में यहाँ से मरने के बाद हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बनकर ही उठेंगे। प्रिंसेस चिल्लाकर जुंजी से कहती है लूशन प्लीज मुझे बचा लो। हमारा जुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी ब्लैक पिच स्वर्ड को घुमाता है, उसकी स्ट्राइक लगा देता है। वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। उस स्ट्राइक के साथ ही बायशो पीछे वाली नदी के अंदर जाकर गिरता है, वो पानी के अंदर गिरता है, वहीं पर डूब जाता है, साथ उसका ब्लड भी दिखाती है। जुंजी ने यहाँ पर बायशो को भी मार दिया है। जुंजी उसे कहता है प्रिंसेस अब सब कुछ ठीक है, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। उसे कहती है क्या वाकई में तुमने बायशो को मार दिया? जुंजी कहता हाँ मैंने उसको मार दिया, क्या तुम्हें डर लग रहा है? प्रिंसेस उसे कहती है तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने उसको इतनी आसानी से कैसे मार दिया जबकि उसका कल्टीवेशन लेवल तुमसे ज्यादा था। वो जुंजी की तारीफें करते हुए से कहती है लूजन तुम तो वाकई में बाकी के सारे हीरोज के साथ फ्रेम में पुट करने के लायक हो, यहाँ पर खतरों का सामना ऐसे करती हो जैसे कि तुम्हारे सामने कोई भी खतरा ना हो, लेकिन तुम फूलों में कूद रहे हो। वो सोच रही होती है मैं यहाँ पर इसके बारे में सोच कर कुछ ज्यादा परेशान हो रही थी, जबकि मुझे परेशानी अपने बारे में करनी चाहिए। ये लड़का तो यहाँ पर बड़ी आसानी से सभी को हरा सकता है। तो जुंजी उसको वहीं पर बैठाता है और उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिलीज करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के बाद वो उसे कहता है तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन निकल चुका है। जिया उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जुंजी उसे कहता है अच्छा मुझे अब ये बताओ कि भाई मूचन के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? प्रिंसेस उसे कहती है भाई मूचन के साथ तो मेरा कुछ भी नहीं है, ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बताती हूँ। हम दोनों के दरमियान में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि वो मुझे पसंद करता है। मैंने ये बात लोगों से सुनी है, वो सभी लोग कहते हैं कि भाई मूचन मेरे लिए पागल है, वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन मैंने कभी भी उसको फॉलो करने के बारे में या फिर उसे प्यार करने के बारे में नहीं सोचा। जहाँ तक कि सीक्रेट राम में आने के बाद भी उसने पूरी एक टीम को इकट्ठा किया। टीम इकट्ठा करने के बाद वो मेरे पीछे आया, वो मेरे पीछे पीछे ही रहा, मुझे लगता है कि मुझे सिक्योरिटी दे रहा था। हमारा जुंजी उसे कहता है जब तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वो तुम्हारा पीछा करता है, वो तुमसे प्यार करता है और उससे तुम्हारे साथ ऑब्सेशंस हैं, तो फिर तुमने उसे बताया क्यों नहीं? तुम पहले उसे मना कर देती कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो इस हद तक आता ही नहीं। तो वाकई में एक बहुत ही बड़े दिल की मालिक हो। तो ये बात सुनते ही प्रिंसेस को भी काफी बड़ा झटका लगता है कि हमारा जुंजी जहाँ पर उसकी इंसल्ट कर रहा होता है। हमारा जुंजी उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बताता हूँ। वो उसे रास्ते वाली सारी बात बता देता है कि कैसे यहाँ पर दूसरे लोगों को मारकर उनका खजाना लूटा जा रहा है। कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये सारे का सारा प्लान का हिस्सा था? जुंजी कहता हाँ ये सारे का सारा प्लान का हिस्सा था और ये सब कुछ किन और चैंग फैमिली के लोग करवा रहे हैं। सीक्रेट राम में एंटर होने से पहले ही किन और चैंग फैमिली के जितने भी लोग थे उन सभी के पास एक स्पेशल डिवाइस था जो कि एक दूसरे को ट्रैक करने के लिए था। वो सभी लोग एक दूसरे की डायरेक्शन और एक दूसरे की लोकेशन को देख सकते हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ एक ही जगह पर इकट्ठे हुए, सभी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो बाकी के सारे डिसाइपल्स को मारकर उनके पास उनका खजाना लूट सकें। सिर्फ इतना ही नहीं है, किन और चैंग फैमिली के लोगों ने यहाँ पर इनके साथ 6 एल्डर्स को भी भेजा हुआ है। 6 एल्डर्स जो कि अपनी पावर लेवल्स को कम करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन असल में वो ह्यूमन स्पिरिट राम के एक्सपर्ट्स हैं। सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं ताकि किन और चैंग फैमिली के
लोगों को ही यहाँ पर 10 प्लेसेस मिले, वो टॉप 10 पुलिस पोजीशन उन्हीं को मिल जाए। प्रिंसेस याओ से कहती है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? शुनजी आगे से मुस्कुरा देता और कहता है मुझे बस पता चल ही गया। शुनजी कहता है वो लोग ना सिर्फ यहाँ पर टॉप 10 पोजीशंस को सिक्योर करना चाहते हैं, बल्कि वो यहाँ पर जितने भी स्पेशल बच्चे आए हुए हैं, जितने भी टैलेंटेड और जीनियस लड़के यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी को रास्ते में ही मारकर उन सभी के पास जितनी भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं उन सभी को लेना चाहते हैं। इसी वजह से वो लोग ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को टेस्ट को पास करने के बाद डबल फायदा होने वाला है। एक तो टेस्ट को पास करने के बाद उनके 10 डिसाइपल वेंजियन सेक्टर का हिस्सा बन जाएंगे, वो कोड डिसाइपल्स बन जाएंगे, उनको अलाउंसेस मिलेंगे। दूसरी तरफ से ये लोग यहाँ से मिलने वाली हर एक चीज को बेच देंगे कि यहाँ पर आए हुए दूसरे डायनेस्टीज के स्टूडेंट्स को मारकर इन्हें मिलती है। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बाइशो भी यहाँ पर इन लोगों के साथ मिला हुआ है, ये सब कुछ बाइशो भी सब में शामिल था। इसी वजह से वो मुझसे कह रहा था कि यहाँ से सीक्रेट टेस्ट को पास करने के बाद, इस सीक्रेट रूम से बाहर निकलने के बाद उनकी फैमिली की तरफ से कोई हमारी फैमिली में आएगा और आकर शादी की बात करेगा, और तब मुझे यहाँ पर शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑर्डर्स ऊपर से आने वाले हैं। प्रिंसेस याओ से कहती है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और जाकर हमें पवेलियन के लोगों को इस बारे में बताना होगा। अगर यहाँ पर चैंग जी जियाओ और इसके साथ साथ किन जियामू वो दोनों ये सब कुछ कर भी रहे हैं, लोग पवेलियन के मास्टर्स को बता देते हैं तो उनका प्लान यहीं पर फेल हो जाएगा। ये बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या हमें ये सब कुछ करना चाहिए? तो हमारा शुनजी से कहता है भाई मूचन वो तो सिर्फ और सिर्फ एक प्यादा था, तुम्हें यहाँ पर किसी को ढूंढना है, तुम्हें वेंजियन सेक्टर में किसी को ढूंढना होगा जो कि यहाँ पर ये सब कुछ करवा रहा है। मुझे लगता है कि किन और चैंग फैमिली के पीछे भी कोई है। प्रिंसेस याओ उसकी बात सुनने के बाद कहती है अब क्योंकि मैं रॉयल फैमिली में पैदा हुई हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस बात को समझ सकती हूँ। हाँ मुझे भी इस सब के बारे में पता है कि यहाँ पर क्या कुछ होता रहा है। शुनजी उसे कहता है इस सब के बारे में भूल जाओ, अब तुम यहाँ पर सेफ हो, मेरे लिए फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, बाकी का सब कुछ मुझे यहाँ पर सॉल्व करने दो क्योंकि ये सारे का सारा मेरा मसला, मैं सबको खुद ही संभाल लूंगा। तो प्रिंसेस आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है लूजुन क्या तुम वाकई में सब कुछ कर लोगे? शुनजी उसे कहता है अब ज्यादा काफी ज्यादा लेट हो चुका है, क्यों ना हम लोग यहीं पर रुककर इंतजार करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहती है क्या वाकई में हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं? शुनजी अपने पास से इवल स्पिरिट ग्रास का एक पौधा निकालता है और उसे कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए काम आएगा, आगे हमें इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वो उसे कहती है ये तो इवल स्पिरिट ग्रास है, क्या वाकई में ये चीज तुम मुझे देने वाले हो? शुनजी उसे कहता हाँ मुझे ये रास्ते में मिली थी, इसी वजह से अब मैं इसमें से एक तुम्हें दे रहा हूँ। तुम अर्थ स्पिरिट राम की एक एक्सपर्ट हो, अगर तुम इसको लेती हो तो इसको रिफाइन करने के बाद तुम डायरेक्टली अर्थ स्पिरिट राम से हिवनली स्पिरिट राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगी। प्रिंसेस उसे कहती है और तुम्हारे बारे में क्या तुम इसको यूज नहीं करना चाहते? हमारा शुनजी उसे कहता है मेरे पास पहले से काफी अच्छा आइडिया है और मैं ये सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा और मैंने पहले से इसको यूज कर लिया हुआ है, तुमसे बाद में मिलता हूँ। हमारा शुनजी बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाता है। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसी यंग मास्टर को दिखाते हैं जो कि चैंग फैमिली से होता है। वो यंग मास्टर उसके साथ 2 यंग मास्टर्स होते हैं, ये लोग यहाँ पर सभी लोगों को मार रहे होते हैं। डायनेस्टी के जितने लोग होते हैं स्पेशली भाई मूचैन के वो सभी लोग जिनको उसने इकट्ठा किया था, वो उन सभी को एक जगह के ऊपर इकट्ठा करते हैं और सभी को मार देते हैं और कहते हैं तकरीबन यहाँ पर 100 लोगों को मारा है। 100 लोगों को मारने पर हमें यहाँ पर काफी कुछ मिला है, जहाँ पर इन पास से बहुत सारा खजाना भी मिला है। यंग मास्टर उनसे कहता है क्या तुम लोगों ने इन सभी की रिंग्स को सर्च कर लिया है, क्या सभी के पास सभी कुछ ले लिया गया है? तो वो उनसे कहता है हाँ हमने सब कुछ सर्च कर लिया है, जो कुछ भी था वो सब कुछ हमने ले लिया है। हमारे हाथ इस वक्त टोटल 9 किंग लेवल के वेपन्स लगे हैं, इसके अलावा टोटल 240 ट्रेजर्स हैं, बहुत ही स्पेशल आर्टिफैक्ट्स हैं। लगता है कि उन सभी की वैल्यू 1 मिलियन से तो ज्यादा हो ही सकती है। तुम्हारा शुनजी ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। शुनजी कहता है तो ये सब कुछ यहाँ पर पैसे के लिए किया जा रहा है, ये इन सभी स्टूडेंट्स बेचारों को मारकर इनके पास इनके स्टोरेज रिंग्स छीन रहे हैं जिनके अंदर खजाना रखा हुआ है। यंग मास्टर उन लोगों से कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इस प्लान को पूरा करने के लिए हम दोनों की फैमिलीज ने कितना ज्यादा पैसा बहाया है? बहुत सारा पैसा और बहुत सारी मैन पावर लगी है। लेकिन अब जबकि टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, ये सभी लोग वैसे भी यहाँ पर मरेंगे, सिर्फ 10 लोग ही तो बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि सभी लोगों को मारकर उनके पास से उनका सारा खजाना लूट लेना। ये आइडिया वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 126 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुनजी सभी से कैसे निपटेगा, क्योंकि ये सभी लोग एलीट वॉरियर्स हैं। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। स्वर्ड किंग की एपिसोड 127 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा युनजी वहां पर पहुंचता है जहां पर चैंग फैमिली के 3 मास्टर्स होते हैं। वो तीनों यंग मास्टर लोगों को मार रहे होते हैं। उन्होंने बाकी के सभी लोगों को मार दिया होता है और उन सभी के पास से जो भी खजाना मिलता है वो सारा लूट लिया होता है। लोग वहीं पर खड़े होकर ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि उनके हाथ में आज यहाँ पर 9 आर्टिफैक्ट लगे हैं जो कि किंग लेवल के हैं। इसके अलावा 250 से भी ज्यादा ऐसे वेपन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल आर्टिफैक्ट्स हैं। युनजी भी ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। युनजी कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। लोग यहाँ पर अपने पैसे के खमियाजे को पूरा करने के लिए यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को मारे हैं ताकि उनके लूट कर उनके पास से पैसा इकट्ठा किया जा सके जितना रिसोर्सेज उन्होंने जाया किया है। यंग मास्टर बाकी के दोनों से कहता है बाकी की सारी फैमिलीज ने भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था ताकि वो बच्चे यहाँ पर आए और आकर इन ट्रायल टेस्ट को पास कर सके। लेकिन अफसोस कि हमारी चैंग और किन फैमिली के आगे तो कोई भी नहीं जा सकता। दूसरे वाला उसे कहता है जब टाइम आएगा तो हम लोग जब यहाँ पर टेस्ट को पास करने के बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे, टॉप 10 पोजीशंस को लेने के बाद तो वहाँ पर जाएंगे तो हमें पवेलियन की तरफ से बहुत सारे इनाम मिलेंगे और ऊपर से हम लोगों ने यहाँ पर भी बहुत सारी लूट मार मचाई
आई है, यहाँ से भी हमें काफी सारा शेयर मिलने वाला है। तीसरे वाला उनसे कहता है, और ऊपर से वो बेवकूफ भाई मूचन, उसने यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया था। उस बेवकूफ की मदद से हम लोगों ने इनको बड़ी आसानी से यहाँ पर मार दिया, क्योंकि वो सभी लोग एक ग्रुप में थे और हमारे लिए उन सभी को एक साथ मारना आसान था। तो उनका लीडर उनसे कहता है, लेकिन मैंने भाई मूचन को यहाँ पर क्यों नहीं देखा, ये भाईचैन कहाँ पर है, वो यहाँ पर इन लोगों के साथ क्यों नहीं था। शुंजी उनसे कहता है, अगर तुम लोगों ने उसको यहाँ पर नहीं देखा तो इसका मतलब यही है मर चुका है। अगर तुम लोग उसको देखना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को वहाँ पर भेज सकता हूँ जहाँ पर वो है, मैं तुम्हें हेल में भेज देता हूँ ताकि तुम लोग जाकर उससे मिल सको। लोगों को जब आवाज आती है तो वो साइडों के ऊपर देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, कौन है जहाँ पर, किसकी हिम्मत हुई चैंग फैमिली के डिसाइपल्स के सामने इस तरह बात करने की। शुंजी ऊपर खड़ा होता है और कहता है, मैं जहाँ पर तुम सभी लोगों को मारने के लिए आया हूँ। वो शुंजी की तरफ देखते हैं तो उसे देखकर ही पहचान जाते हैं और कहते हैं, ये तो वही लू जुन है जो प्रिंसेस जिया के साथ था और इसी ने जेसन के साथ बदतमीजी भी की थी। जेसन ने हमें ऑर्डर्स दिए थे कि इस लड़के को यहाँ पर हर हाल में मारना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये खुद ही हमारे पास चला आया। तो बाकी दोनों का जो लीडर होता है वो शुंजी से कहता है, तुम यहाँ पर बहादुरी के साथ हम तीनों के सामने खड़े हो, हम तीन और तुम एक हो, क्या हम लोग यहाँ पर इसे तुम्हारी बहादुरी करें, यहाँ पर हम लोग ये कहें कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो जो यहाँ पर अकेले चले आए हो, ना है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। हमारे शुंजी ने अपना हाथ ऊपर उठाया होता है तो उनमें से एक उसके हाथ की तरफ देखता और कहता है, ये तो विंटाइन आर्म गार्ड है। मेरे पास ये विंटाइन आर्म गार्ड कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो हमारे एल्डर के पास है। एल्डर चैंग ने ये तुम्हें कैसे दिया। जैसे कहता, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये वही आर्म गार्ड है, ये वही आर्मर है, किंग लेवल का वेपन है जो कि तुम्हारे एल्डर के पास से मैंने लिया है। तो वो लोग चलाकर उसे कहते हैं, चलो जल्दी से बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला, ये हमारी किंग फैमिली का ट्रेजर है, चुपचाप इसे जल्दी से वापस कर दो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, कि हम लोग तो वैसे भी यहाँ पर तुम्हें मारकर तुम्हारे पास इसको वापस छीन ही लेंगे। तुम्हारा शुंजी से कहता है, तुम्हारा क्वेश्चन तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम मुझसे ये जानना चाहते हो कि ये मेरे पास कैसे आया, या फिर तुम ये जानना चाहते हो कि ये मेरे पास क्यों है, मैं तुम्हें वापस दूंगा या नहीं। बात तो यह कि जिस बंदे ने इसे अपने हाथ के ऊपर पहना हुआ था वो इसे पहनने के लायक नहीं था, मैंने उसका बाजू काट दिया और उसके हाथ के ऊपर से इसको उतार लिया। और दूसरी बात यह कि मैंने इसे क्यों पहना हुआ है, क्योंकि ये अब मेरा है। और अगर तुम चाहो तो जाकर अपने एल्डर से मरने के बाद जाकर पूछ लेना, क्योंकि वो भी इस वक्त मर चुका है, उससे पूछ लेना कि उसने मुझे ये क्यों दिया। वो लड़का जल्दी से अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और फायर के साथ एक ड्रैगन बनाकर हमारे शुंजी के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, लेकिन हमारा शुंजी कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम तीनों यहाँ पर मेरे ऊपर गैंग अप करोगे तो तुम लोग यहाँ पर मुझे हरा सकते हो। तो शुंजी अपनी पिच ब्लैक स्वॉर्ड को निकालता है और साथ ही अब उसके पास विंटाइन आर्म गार्ड है जो कि किंग लेवल का वेपन है। उसके साथ उसकी तलवार की पावर पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, उसकी स्लैश सामने से आने वाले फायर ड्रैगन को सेंटर से चीर देती है। वो लड़का जो कि फायर को यूज कर रहा होता है, जो कि सेंटर में खड़ा अपनी फायर को रिलीज कर रहा होता है, वो स्ट्राइक सीधी उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। दूसरे वाला चिल्लाकर उसे कहता भी है कि साइड पे हट जाओ, लेकिन उस लड़के बेचारे के पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने शुंजी की स्लैश सीधी जाकर उसकी बॉडी के साथ टकराती है तो वो लड़का वहीं पर जल जाता है और जलकर वहीं पर मर जाता है। ये देखकर तो बाकी के दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक ने इस लड़के ने हमारे एक ह्यूमन राम के एक्सपर्ट को मार दिया। आखिर इस लड़के ने यहाँ पर कौन से हॉरिबल मेथड को यूज किया होगा, इसके पास तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। जो लीडर होता है वो कहता है, लड़के बताओ कि तुम हो कौन, आखिर तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो, पास इतनी पावर्स कहाँ से आई हैं। तुम्हारा शुंजी उसे कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। तुम्हें बस इस बात से फर्क पड़ना चाहिए क्या तुम मेरे अगले मूव को यहाँ पर हैंडल कर पाओगे या नहीं, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पर सर्वाइव करना और मैं तुम्हारा शिकारी हूँ। शुंजी जल्दी से ऊपर से जंप करते हुए नीचे उतरता है और दूसरे वाले से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। वो अपनी नाइफ को सामने की तरफ करते हुए कहता है, मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन साथ ही वो डर के मारे बहुत सा काम भी रहा होता है। उसका जो लीडर होता है वो उसे कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पास एक छोटा वेपन है और ये वेपन इसके साथ फाइट करने के लिए सूटेबल नहीं है। मैं यहाँ पर इसको रोक कर रखता हूँ, तब तक तुम यहाँ से भाग जाना, जाओ जाकर मदद लेकर आओ। वहाँ से भागना स्टार्ट करता है, वो पीछे की तरफ भाग रहा होता है जबकि हमारा शुंजी वहीं पर रुका होता है। शुंजी कहता है, यहाँ से भाग कर जाना तो बिल्कुल पॉइंटलेस है, ये वैसे तो यहाँ पर मरने वाला था लेकिन अब क्योंकि वो यहाँ से भाग गया इसी वजह से अब वो थोड़ी देर बाद मरेगा, मरना तो उसे है ही। इसी वक्त लीडर काफी गुस्सा हो जाता है, अपनी तलवार को घुमाता है, अपने स्पेशल मूव जिसका नाम हाउलिंग क्विक सैंड होता है उसको यूज करता है। उसके पास से काफी सारी क्विक सैंड निकलती है, ये उसकी मास्टर स्पिरिट होती है। मास्टर स्पिरिट जो कि सैंड का बना हुआ एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, वो शुंजी को निकलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन आपको तो पता है कि हमारे शुंजी ने स्टील बॉडी के अगले लेवल को मास्टर किया है, वो उसके 4th लेवल तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से कोई भी स्ट्राइक उसकी बॉडी को हिट नहीं कर सकती। जी वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है और वो उसकी बॉडी के साथ टकराकर सैंड आसपास बिखर जाती है। शुंजी कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि इस तरह का लो लेवल का अटैक मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही वो बहुत जल्दी से जंप करते हुए ऊपर हवा में जाता है और कहता है, चलो ठीक है, अब देखते हैं कि इस मूव के सामने कैसे टिक पाते हो। वहाँ पर रेत के साथ बड़े बड़े हरिकेन्स बना लेता है, आसपास से बहुत बड़ी बड़ी रेत की लहरें निकल रही होती हैं, वो सारी लहरें उसके ऊपर गिरने वाली हैं, यानी हमारे शुंजी के ऊपर गिरने वाली हैं। ऐसा लगता है कि शायद शुंजी उस रेत के नीचे दबकर मर जाएगा। शुंजी कहता है, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा जल्दी बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा? तुम तो कुएं बैठे हुए एक मेंढक की तरह हो, तुम्हें लगता है कि शायद कल्टीवेशन ज्यादा होने की वजह से हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो बस यहाँ पर अपनी एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हो। वो अपनी तलवार को घुमाता है और अपने आसपास जितनी भी सैंड होती है उस सभी को फिर से वहीं पर बिखेर देता है। वो लड़का भी बहुत सा घबरा जाता है और कहता है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? उसके पास तो बहुत ज्यादा पावर है, जो हर बार अपनी तलवार को घुमाता है और सामने से आने वाली स्ट्राइक वेव
को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जुंजी से कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हें काफी सारा टाइम दिया अपने पर अटैक करने का, मैंने तुम्हें ओपनिंग्स भी दी थी मेरे पर अटैक करने के लिए, लेकिन तुम मुझे नहीं कर पाए। वो लड़का खुद भी पीछे की तरफ गिर जाता है। जुंजी से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस बारे में अच्छी तरह से पता होगा, जब तुम लोगों ने ये सारा प्लान बनाया था तब तुमने इस बारे में भी सोचा होगा कि तुम्हारे ऊपर ये प्लान बैकफायर भी हो सकता है, तुम्हें यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा। सभी लोग यहाँ पर लोगों को मारकर उनके पास से मिलने वाले ट्रेजर्स को आपस में बांट रहे थे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था कि यहाँ पर कोई और भी तुम्हारा शिकार कर सकता है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर ट्रेजर्स को लेकर अमीर होकर मरना चाहते थे। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग देने वाला हूँ। उसी वक्त दूसरे वाले को भी दिखाते हैं जो कि वहाँ से भाग गया था। असल में वो भागा नहीं बल्कि वो स्टेल्थ मोड में हमारे जुंजी के पीछे खड़ा होता है अपना नाइफ लेकर, कि जब जुंजी का ध्यान उसकी तरफ ना हो वो उसने नाइफ को उसकी बॉडी के अंदर धंसा दे। तो बॉस मार खाने के बाद हमारे जुंजी से कहता है लड़के मुझे इतना तो पता चल चुका है कि पहले तुम अर्थ स्पिरिट राम में थे, लेकिन अब तुम ह्यूमन स्पिरिट राम में पहुंच चुके हो। ह्यूमन स्पिरिट राम के फर्स्ट लेवल के ऊपर इतनी ज्यादा पावर नहीं होती। मुझे लगता है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन बेस को छुपाया हुआ है, तुम कोई पावरफुल मास्टर हो, अपनी पावर्स को छुपाने के बाद यहाँ पर पहुंचे हो। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर किन और चैंग फैमिली को टारगेट क्यों कर रहे हो। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तुम तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरने वाले हो, तो तुम्हें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करने का क्या फायदा कि मैं किन और चैंग फैमिली को क्यों यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ। अब जल्दी से यहाँ पर मर जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आया था। तुम्हारा जुंजी वहीं पर अपनी तलवार को घुमाता है, सामने की तरफ एक बड़ी पावरफुल स्लैश लगती है। उस स्लैश के साथ वो लड़का हिट होता है, जिसकी वजह से उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। जैसे ही हमारा जुंजी उसके ऊपर स्लैश लगा बैठता है, उसी वक्त पीछे वाला लड़का जो कि अपने आप में छुपा होता है वो अपना नाइफ लेकर जुंजी को पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जुंजी उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैंने तुम्हें अभी तक यहाँ पर नोटिस नहीं किया कि तुम मेरे पीछे खड़े हो। तुम भागकर गए ही नहीं थे, बल्कि तुम घूमकर मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थे। सुनते ही वो लड़का भी वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और हमारा जुंजी अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाता है तो वो लड़का उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो लड़का भी वहीं पर गिरकर मर जाता है। कहीं से दूसरा सीन में प्रिंसेस का दिखाया जाता है। प्रिंसेस को जुंजी ने क्योंकि इवल स्पिरिट ग्रास दी थी, तो वो इस इवल स्पिरिट ग्रास को अपने हाथ में लेकर बैठी होती है और कल्टीवेट कर रही होती है। और कल्टीवेशन के दौरान ही वो अपने आप को लेवल अप कर लेती है, क्योंकि वो ब्रेक थ्रू करने के बाद अब ह्यूमन स्पिरिट राम की एक्सपर्ट बन चुकी है। तो काफी सारे लेवल्स को स्किप करने के बाद ह्यूमन स्पिरिट राम में पहुंचने के बाद उसकी पावर से पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रिंसेस भी अपने आप में काफी ज्यादा खुश होती है और काफी हैरान भी होती है और कहती है, तो जब वो वहाँ पर हैरान हो रही होती है उसी वक्त हमारा जुंजी वहाँ पर आता है। जुंजी उसे कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर लेवल अप कर लिया। इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ही जल्दी ह्यूमनली राम में कदम रख सकती हो, तुम अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकती हो। तो वो उसे कहती है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम वापस कब आए मुझे पता ही नहीं चला। साथ ही उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उस इवल स्पिरिट ग्रास को मुझे दिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कल्टीवेट करके अपने आप को इसे लेवल अप कर पाई हूँ, वरना बहुत सारे साल यहाँ पर मुझे कल्टीवेशन में लग जाते और तब जाकर मैं इस लेवल तक पहुंच पाती। हमारा जुंजी उसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हें एक घास का तिनका दिया जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हुआ, बाकी तो सब कुछ तुमने खुद ही किया है। वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। हमारा जुंजी उसे कहता है तुम्हें इस तरह की छोटी मोटी बातों को अपने दिल पर लेने की जरूरत नहीं है और हर बार मुझे थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो ग्रास रास्ते में मिली थी और मैंने उसके काफी सारे तिनकों को उठा लिया था, वो सारी की सारी मेरे पास ही है। और ये फल भी मुझे रास्ते में मिला है, वो उसके लिए सेब लेकर आया था। वो उसे कहता है जरा चेक करके देखो कहीं ये बुरा तो नहीं। आगे से शर्माते हुए उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर से इन लोगों को यहाँ पर रात हो जाती है और ये दोनों ये गुफा के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, आग जलाकर बैठी होती है। तो प्रिंसेस उसे कहती है थोड़ी देर पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुमने कहा था कि तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना है, क्या तुमने अपना वो इंपॉर्टेंट काम कर लिया? वैसे मुझे बताओ कि वो इंपॉर्टेंट काम क्या था। तो हमारा जुंजी अपने पास से रिंग निकालता है, उस रिंग को एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर बहुत सारे स्टोरेज खाने होते हैं। प्रिंसेस से कहता है जरा इस तरफ देखो। प्रिंसेस ये देखकर बहुत सा हैरान होती है और कहती है तुम्हारी रिंग के अंदर इतना सब कुछ ट्रेजर्स कहाँ से आ गए? तो बहुत ही स्पेशल ट्रेजर्स हैं। हमारा जुंजी से कहता है ये सारे के सारे ट्रेजर्स वो हैं जो कि मैंने किन और चैंग फैमिली के लोगों को मारकर उनके पास से लिए हैं। सारे के सारे ट्रेजर्स उन लोगों के पास है जो कि आसपास की डायनेस्टीज के हैं। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? किन और चैंग फैमिली के लोगों के पास इतने सारे ट्रेजर्स कहाँ से आ सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि तुम उन सभी डिसाइपल्स को वहाँ पर मारने के लिए गए थे? क्या तुमने किंग और चैंग फैमिली के सभी डिसाइपल्स को मारकर उनके पास से सारा खजाना लूट लिया है? जुंजी से आंख मारता है और कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैंने सारा खजाना लूट लिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 127 का एंड करेंगे और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 128 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंजी प्रिंसेस जिया के पास बैठा होता है, वो उसे अपनी रिंग के अंदर बहुत सारा ट्रेजर दिखाता है। तो प्रिंसेस जिया ये देखने के बाद काफी हैरान होती है और उसे कहती है तुम्हारे पास इतना सारा ट्रेजर कहाँ से आया है? देर पहले तुमने कहा था कि तुम एक जरूरी काम करने के लिए जाने वाले हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने किन और चैन फैमिली के सभी लोगों को मार दिया और उनके पास से सारा खजाना लूट लिया है? हमारा जुंजी से आंख मारते हुए कहता है हाँ मैंने ऐसा ही किया है। हमारी प्रिंसेस यहाँ पर सोचना स्टार्ट करती है। प्रिंसेस कहती है चैंग फैमिली दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज है, यहाँ पर वेंचगान
पवेलियन में बहुत ही बड़ी फैमिलीज हैं, बहुत ही पावरफुल फैमिलीज हैं। उन लोगों ने यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स को भेजा है उन सभी के कल्टीवेशन लेवल लो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, यानी कि उन्होंने बेस्ट से बेस्ट डिसाइपल्स को यहाँ पर भेजा है। लेकिन इस लड़के ने अकेले ही उन सारे के सारे डिसाइपल्स को मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? लू जुन, आखिर तुम्हारी लेवल ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुम हीवनली स्पिरिट राम के फर्स्ट लेवल पर हो, लेकिन तुम इतने सारे एक्सपर्ट्स को अकेले कैसे मार सकते हो? हमारा जुंजी उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक समझा, उन सभी को मैंने मारा। फिर साथ ही वो अपने पास से स्टोरेज रिंग के अंदर चेक कर रहा था और कहता है मेरे पास इस वक्त 3 किंग लेवल के आर्टिफैक्ट्स हैं जो बिल्कुल तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी मास्टर स्पिरिट के साथ बिल्कुल फिट बैठेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीनों को मेरे लिए यूज करो। वो अपने पास से उन तीनों को निकालता है और उसे कहता है ये तीनों ही किंग लेवल के आर्टिफैक्ट्स हैं। एक तो तुम्हारा बहुत ही प्यारा क्लॉक है जो तुम्हारे पर अच्छा लगेगा, एक व्हाइट बूट्स है और साथ में एक किंग बटरफ्लाई कॉलर फ्लावर भी है, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेंगे। प्रिंसेस ये बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और कहती है ये तो तीनों ही किंग लेवल के वेपन्स हैं, क्या तुम वाकई में ये तीनों आर्टिफैक्ट्स मुझे देना चाहते हो? हमारा जुंजी से कहता है हाँ मैंने तुम्हें कहा ना कि ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि तुम ये सोच रही हो कि मैं किसी को मारकर ये चीजें लेकर आया हूँ इसी वजह से तुम इनको नहीं पहनोगे कि तुम एक प्रिंसेस हो। जुंजी से कहता है लगता है कि तुम्हें इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, चलो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इतनी सारी चीजें ये कहाँ से मिली हैं? जुंजी से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि रिवर के पास वो सारे लोग जिनको बाइशो ने इकट्ठा किया था वो सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए थे? उसे कहती है जब बाईचान मेरे पास आया था उस वक्त वो सभी लोग वहाँ से चले गए थे, शायद बाईचान ने उन्हें ऑर्डर किया होगा कि तुम सभी लोग पहले चले जाओ। जुंजी से कहता हाँ तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन वो सारे के सारे लोग मर चुके हैं जितने भी लोग बाईचान ने वहाँ पर इकट्ठे किए थे। मैं वहाँ पर पहुंचा तो किन चैंग के लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे, उन्होंने सभी लोगों को मार दिया और सभी लोगों को मारने के बाद उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स थे वो सारे के सारे उन्होंने ले लिए हैं। तुम सभी को लगता होगा कि वेंचियान पवेलियन का ये वाला ट्रायल एक फेयर ट्रायल है, लेकिन यहाँ पर फेयर नाम की कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो सब कुछ स्किन और चैंग फैमिली के लोगों के हाथ में था। सिर्फ वही लोग यहाँ पर इस सारे कंपटीशन को कर रहे थे और मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर उन लोगों को नहीं रोकता तो वो तुम्हें मार डालते, क्योंकि उनका प्लान सिर्फ और सिर्फ अपनी किन और चैंग फैमिली के 10 लोगों को 10 स्पोर्ट्स दिलवाना था। अगर हम लोग यहाँ पर अपनी दुम दबाकर बैठे रहेंगे या फिर हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे और हम लोग कहेंगे कि हमें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ भी बुरा दिखाई नहीं दे रहा, तो बुरा और भी ज्यादा बुरा होता जाएगा। हम लोग आगे बढ़कर उसका मुंह नहीं तोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर अच्छाई को कैसे ला पाएंगे और बुराई को कैसे खत्म कर पाएंगे? हमने ये बात मुझसे कही थी कि तुम अपने फादर की जगह पर जब गद्दी के ऊपर बैठ जाओगी तब तुम किन फैमिली और चैंग फैमिली इन दोनों की जो बुरी रेपुटेशन है उसको खत्म करोगी। उन्हें यहाँ पर सभी लोगों को दबा कर रखा हुआ है, इन सभी को सबक सिखाना होगा। प्रिंसेस से कहती है मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ, तुम जो भी कहना चाहते हो, लेकिन साथ ही वो से कहती है पर ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स तो बहुत ज्यादा महंगे हैं, तुम्हें पता है ना किंग लेवल का वेपन कितना ज्यादा महंगा होता है, मैं तुमसे ये तीनों चीजें नहीं ले सकती। यहाँ पर किसी का कोई भी फेवर नहीं चाहिए। हमारा जुंजी से कहता है कौन से फेवर की बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों दोस्त हैं और दोस्तों में कोई भी फेवर्स नहीं होते। साथ ही हमारा जुंजी से वो तीनों आर्टिफैक्ट्स दे देता है, तो तीनों आर्टिफैक्ट प्रिंसेस की बॉडी के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं क्योंकि वो इसी की मास्टर स्पिरिट के साथ बने होते हैं, यानी मास्टर स्पिरिट के लिए बने होते हैं। जैसे वो तीनों आर्टिफैक्ट्स को पहनती है तो पहले से भी ज्यादा प्यारी हो जाती है। हमारा जुंजी से कहता है देखो जरा ये तीनों के तीनों आर्टिफैक्ट्स तुम्हारी बॉडी के साथ कितने परफेक्टली मैच कर रहे हैं और बिल्कुल तुम्हारी बॉडी के लिए बने हैं। तो प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है हाँ मुझे भी लगता है ये मेरे लिए बने हैं। जुंजी से कहता है काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी यहाँ पर सो जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों को सुबह उठकर जाना होगा। तो हमारा यहाँ पर आखिरी दिन होने वाला है, हमें स्वर्ड टावर तक पहुँचना है जहाँ से हम लोग टॉप 10 की रैंकिंग में आ सकते हैं, वरना हम लोग हमेशा के लिए यहीं पर फंसे रह जाएंगे। हमारा जुंजी से सुलाने के बाद अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर आ जाता है। अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर आने के बाद वो अपने पास से अपना ग्लव निकालता है। एक तो विंटाइन आर्म गार्ड है और दूसरा उसके पास एक स्नो आर्म गार्ड होता है। इसके पास एक पहले से ग्लव था। जुंजी कहता है तो उस एल्डर चेंगफेंग की बॉडी के ऊपर से मुझे ये वेंटाइन आर्मर गार्ड मिला है, जबकि एक मेरे पास पहले से है जिसको वेंजियान आर्म गार्ड कहा जाता है जो कि चेंग फैमिली से मुझे मिला था। यहाँ तक कि इन दोनों के एट्रीब्यूट्स इफेक्ट्स भी बिल्कुल सिमिलर हैं, यानी कि ये दोनों ही आइस को जनरेट करते हैं और पावर्स को इंक्रीज करते हैं। लेवल के वेपन्स जो होते हैं जिनके आर्टिफैक्ट्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होते हैं, हम लोग उनको मर्ज कर सकते हैं। शायद ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। हम लोग दो आर्टिफैक्ट जो कि एक जैसे हैं उनको आपस में मर्ज कर दे तो हम उनकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो जुंजी अपने पास से अपने कॉल्ट्रॉन को बाहर निकालता और कहता है तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पर बाकी के सभी को सेव कर लेते हैं और पहले यहाँ पर इसको मर्ज करके देखते हैं कि ये मर्ज हो सकता है या नहीं। तो अपने कॉल्ट्रॉन के अंदर उन दोनों के दोनों आर्म गार्ड्स को डाल देता है और उनको डालने के बाद जुंजी उन दोनों आर्म गार्ड्स को अपने कॉल्ट्रॉन के अंदर डालने के बाद वहाँ पर एल्केमी को परफॉर्म करता है, साथ ही अपनी जान फायर को रिलीज करता है। जान फायर के साथ उन दोनों को पिघलाकर एक आर्म गार्ड बनाने वाला है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक धमाका आता है, दो जोरदार फायर निकलती है और उसी के साथ ही हमारे जुंजी के पास दोनों आर्म गार्ड मिलने के बाद एक आर्म गार्ड बन जाती है, यानी कि एक ग्लव बन चुका है। तो जुंजी कहता है ये तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मैंने यहाँ पर इसको बना लिया। और वो अपने हाथ के ऊपर उस आर्म गार्ड को पहनता है और इसी के साथ ही सामने की तरफ अपने पंजे से एक स्लैश लगाता है। वो स्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। कहता है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, इसका मतलब यह है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए बने थे। जुंजी कहता है मुझे ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि एक वाला आर्म गार्ड तो मैंने किन फैमिली के लड़कों से लिया था और दूसरा चेंग फैमिली के लोगों से लिया है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों शुरुआत से एक ही हिस्सा थे। लगता है कि किन फैमिली और चेंग फैमिली के एल्डर्स ने इनको पहले
पहले से दो हिस्सों में बांटा होगा, एक किंग लेवल के वेपन को दो हिस्सों में बांटकर दोनों फैमिलीज के एल्डर्स को ये दे दिया होगा और उनको इस बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा कि दोनों को जोड़कर इनकी पावर को कंबाइन किया जा सकता है, पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी कहता है अगर यहाँ पर मेरे पास दो ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि एक जैसे हैं, तो मुझे लगता है किन और चैंग फैमिली के पास इस तरह के और भी आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं जिनको आपस में मर्ज करके उनकी पावर्स को बढ़ाया जा सकता है, या फिर इनकी पूरी की पूरी वेंचियन डायनेस्टी में इस तरह के बहुत सारे किंग लेवल के वेपन्स हो सकते हैं। ये कहता है ये बात तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जितना ज्यादा मैं इनके बारे में जान रहा हूँ मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्ट होती जा रही है। ये तो काली पता चलेगा जब मैं वेंचियन सेक्टर का हिस्सा बन जाऊंगा। सुबह के वक्त प्रिंसेस उठती है, प्रिंसेस उठने के बाद बाहर आती है और हमारे जुंजी से कहती है रुको मैं भी आ रही हूँ। जुंजी जब प्रिंसेस को वहाँ पर भागता हुआ आता हुआ देखता है तो उसी वक्त उसे अपनी शुइकियान की याद आ जाती है कि उसे बिल्कुल शुइकियान जैसी लग रही होती है। वो उसे कहता है शुइकियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। प्रिंसेस जिया उसके पास आती है और उसे कहती है तुमने क्या कहा, अभी तुमने किसी का नाम लिया। जुंजी कहता है नहीं नहीं मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, बस ऐसी मेरे मुंह से निकल गया। के बाद उन्हें वहाँ पर सामने से काफी जबरदस्त एनर्जी वेव दिखाई देती है। वो दोनों कहते हैं वहाँ पर सामने कुछ है, लगता है कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। प्रिंसेस उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलो जल्दी से हम लोग भी वहाँ पर चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। यहीं से हमें नेक्स्ट सीन बाहर का भी दिखाया जाता है। बाहर वो सभी लोग उसी पूल के पास खड़े होते हैं, उस स्टैचू के पास सभी लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं दिन का टाइम पूरा हो चुका है, आज उनमें से 10 लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, सिर्फ 10 लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि उन सभी लोगों ने अपने ट्रायल को कंप्लीट कर ही लिया होगा। केसन चैंग अपने फादर से कहता है फादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको तो अच्छी तरह से पता है कि हमने अपने 6 एल्डर्स को वहाँ पर उनको एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा हुआ है। हमारे 6 एल्डर्स के होने की वजह से यहाँ पर जो 10 लोग निकलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों की फैमिली से ही होने वाले हैं। अब क्या एल्डर किंग जियान भी वहीं पर होते हैं। एल्डर किंग जियान जो कि एक बहुत ही फेयर जज है, वो उन सभी लोगों से कहते हैं आज आखिरी दिन है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हम लोग फेयर एंड फेयरली यहाँ पर सब कुछ रेफर करें। मैं यहाँ पर रेफरी के तौर पर काम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी नाइंसाफी ना हो, किसी भी स्टूडेंट के साथ कुछ भी बुरा ना हो। वो यहाँ पर इन दोनों फैमिलीज के एल्डर्स को निशाना बनाते हुए कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को भी बीच में अपनी नाक ठूंसने नहीं दूंगा, कि तुम में से कोई भी यहाँ पर चीट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उनसे कहता है एल्डर किंग जियान आप यहाँ पर मुझे गलत समझ रही है, मैं यहाँ पर चीटिंग कैसे कर सकता हूँ। जरा देखे तो सही, मैं तो इस ट्रायल में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया, मैं तो बस यहाँ पर देखने के लिए खड़ा हूँ। अब मुझे बताएं कि मैं बाहर खड़े होकर अंदर जाकर क्या कर सकता हूँ, मैं उन लोगों को चीटिंग में कैसे मदद कर सकता हूँ, इसलिए मेरे पर तो शक ना ही करे, मैं तो बस यहाँ पर चुपचाप खड़ा हूँ। साथ ही जेसन अंदर से सोच रहा होता है मैंने जो कुछ करना था वो तो मैंने पहले से कर दिया हुआ है, मैंने वहाँ पर लूजन को मारने का बंदोबस्त भी करवा दिया हुआ है और साथ ही हम लोगों ने अपनी फैमिली के 10 पार्ट्स को फिक्स भी कर दिया हुआ है अपने एल्डर्स को अंदर बेचकर। तुम यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। एक सीन में फिर से अंदर का दिखाया जाता है। हमारा शुंजी प्रिंसेस के साथ भागता हुआ वहाँ पर पहुंचता है जहाँ से उन्हें एनर्जी दिखाई दी थी। वो लोग झाड़ियों में छुपकर सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं लगता है कि हम लोग ग्रेट स्वर्ड टावर के करीब पहुंच चुके हैं। तो स्वर्ड टावर उनके बिल्कुल सामने होता है, लेकिन उनके सामने एक जंगल होता है, उस जंगल को पार करके वो लोग स्वर्ड टावर तक पहुंच सकते हैं। उस स्वर्ड टावर के पास जो भी 10 लोग पहले पहुंचेंगे वही लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में जा पाएंगे और बाकी के सभी लोग यहीं पर फंस जाएंगे। हमारा शुंजी और उसके साथ प्रिंसेस वो दोनों यहीं पर खड़े होते हैं। प्रिंसेस और शुंजी दोनों सामने की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं हमें बस आगे की तरफ चलना है और वो चलते हुए काफी करीब पहुंच जाते हैं। शुंजी कहता है मुझे यहाँ पर पौंड की पानी की आवाज आ रही है, लगता है कि हम लोग करीब पहुंच चुके हैं। इस वक्त उन्हें सामने से किसी की आवाज आती है। वो दोनों कहते हैं लगता है कोई पहले से यहाँ पर पहुंच चुका है, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुंचना होगा। वो दोनों फिर से छुपकर वहाँ पर सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर 2 लड़के दिखाई देते हैं। इसे शुंजी से कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या ये लोग किन और चैंग फैमिली के लोग हैं। शुंजी कहता है नहीं मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों की आउटफिट देखकर यानी कि इनके कपड़े देखकर नहीं लगता कि ये किन और चैंग फैमिली के डिसाइपल्स हैं। उसे जल्दी से बाहर निकलती है और लोगों से कहती है लगता है कि हम सभी लोग फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, मुझे ये बताओ कि तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे, तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या तुम लोग किन और चैंग फैमिली के लोग हो। प्रिंसेस से कहती है तुम्हारी नजर तो बहुत ज्यादा खराब है, क्या मैं तुम्हें किन और चैंग फैमिली की मेंबर नजर आती हूँ। तो वो लोग कहते हैं ये तो प्रिंसेस जिया है। वो लोग चैन का सांस लेते हैं और कहते हैं शुक्र है कि ये तुम लोग हो, अगर किन और चैंग फैमिली के लोग होते वो तो हमें मार डालते क्योंकि वो लोग हमारा पीछा कर रहे थे। दोनों लड़के उनसे कहते हैं हम लोग अंदर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर आए थे हम 4 लोग थे, वैसे 2 लोग अंदर गए और वो अभी तक वापस नहीं आए क्योंकि वो लोग यहाँ पर गुम हो गए या फिर इन लड़ी बूटियों ने उन्हें मार दिया है। यहाँ का जंगल बहुत ज्यादा अजीब है, हम लोग अंदर नहीं जाना चाहते क्योंकि यहाँ पर जो भी जाएगा वो मर जाएगा। हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों के अंदर जाने के बाद चिल्लाने की आवाजें आई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रुककर इंतजार कर रहे थे कि शायद यहाँ पर कोई पावरफुल आ जाए और हम लोग उसके साथ यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाएं। जब हम लोग ज्यादा हो जाएंगे तो मिलकर इन जड़ी बूटियों से आगे गुजरेंगे, यानी इस जंगल से आगे गुजरेंगे। प्रिंसेस कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ पर हमारे पर अटैक हो सकता है। जुंजी आगे बढ़ता है और कहता है यहाँ का इलाका बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि आसपास बहुत सारे घने जंगल के पेड़ हैं, आसपास बहुत सारी फॉग भी है जहाँ पर हमारे पर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अब जबकि हम सभी लोग यहाँ पर पहले से पहुंच चुके हैं फिर हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम लोग यहाँ से वापस मुड़े, हमें आगे ही बढ़ना होगा। जुंजी को तो पता होता है कि उसने किन और चैंग फैमिली के लोगों को पहले से मार दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 128 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे टॉप 10 की रैंकिंग में कौन से 10 बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि 10 बच्चे तो लाजमी इस टेस्ट को पास करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 129 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी और प्रिंसेस जिया दोनों ही लास्ट बॉर्डर लाइन के ऊपर पहुंच चुके हैं। उस लास्ट बॉर्डर लाइन के ऊपर वो लोग टावर के बहुत ज्यादा करीब हैं। उस एंशिएंट स्वर्ड टावर के करीब पहुंचने के बाद वहां से सिर्फ और सिर्फ 10 लोग ही बाहर निकल पाएंगे। सभी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन यहाँ पर से 10 लोग ऐसे होंगे जो निकलने वाले हैं। उनके पास आखिरी टेस्ट होता है, उन्हें घने जंगल को पार करते हुए स्वर्ड टावर तक पहुंचना होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में बाहर का सीन ही दिखाया जाता है। बाहर का सीन दिखाती है, वहाँ पर एनर्जी निकलती है और वो सभी लोग कहते हैं लगता है कि पॉन्ड के अंदर से पहला बंदा बाहर निकलने वाला है। देखते हैं कि कौन यहाँ पर सबसे पहले बाहर निकलेगा। सभी लोग बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं देखने के लिए कि कौन यहाँ पर बाहर निकलने वाला है। तो उसी वक्त एक लड़का वहाँ से बाहर निकलता है जिसका नाम वूजी जिया होता है, लू रेन जिया। तो ये देखकर किन और चैंग फैमिली के एल्डर साथ में जेसन वो तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या बकवास है, ये तो किन और चैंग फैमिली दोनों में से नहीं है। ये कौन सी फैमिली का लड़का है जो यहाँ पर कैसे निकला है। उसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से सेकंड एनर्जी वेव महसूस होती है। वो लोग कहते हैं लगता है एक और निकलने वाला है, चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन निकलने वाला है। दूसरा लड़का भी उसी लड़के के क्लैन का मेंबर होता है, वो उसका दोस्त होता है। वो बाहर निकलते ही कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं पहले नंबर पर यहाँ पर आया हूँ। दूसरा कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं दूसरे नंबर पर यहाँ पर बाहर निकला हूँ। दोनों तो टॉप 10 की रैंकिंग में पहली और दूसरी पोजीशन के ऊपर हैं। दोनों वहाँ पर एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर कियामो को ये देखा नहीं जाता। एल्डर किन चिल्लाकर कहते हैं यहाँ पर ये क्या बकवास हो रही है, तुम दोनों बेवकूफ कहाँ से निकले हो, तुम दोनों बेवकूफ यहाँ पर आए कैसे हो। ये बताओ कि किन और चैंग फैमिली के लोग कहाँ पर है। हमने इतने सारे डिसाइबल्स को भेजा था, सिर्फ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम जैसे दो बेवकूफ लोग हमारे किन और चैंग फैमिली की दोनों पहली पोजीशंस को ले लो। ये तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो जेसन उनसे कहता है एल्डर किन प्लीज शांत हो जाए, अभी तो सिर्फ 2 लोग हैं, हो सकता है गलती से ये दोनों लोग वहाँ पर पीछे से निकल आए हों। बाकी के 8 लोग बाकी हैं। बाकी के 8 लोग तो हमारी किन और चैंग फैमिली के लोग ही होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त फिर से वहाँ से रोशनी निकलती है। वो लोग कहते हैं तो यहाँ पर तीसरी प्लेस के ऊपर भी कोई निकलने वाला है। तो इस बार प्रिंसेस जिया होती है। वो सभी लोग कहते हैं अब ये लड़की कहाँ से आ गई, ये तो जिया किंग चैंग है। जिया किंग चैंग के तो जितने फैन होते हैं वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, अल्लाह टपका रही होती है और कहते हैं जी तो वाकई में हमारी प्रिंसेस है, हमें पता था कि प्रिंसेस कर लेगी, प्रिंसेस अंदर नहीं रहने वाली। अगर वो वहाँ पर मर जाती तो एक ब्यूटी जाया हो जाती। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो यहाँ पर बाहर निकल आई है। सन चैंग बेचारा तो वहीं पर पत्थर का बन जाता है और साथ में उसकी फैमिली के लोग भी काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। बाकी के सभी लोग भागते हुए प्रिंसेस के पास चले जाते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं कि वो तीनों टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो एल्डर किंग जियान भी वहाँ पर खड़े सोच रहे होते हैं। जेसन चैंग के रिएक्शन को देखकर तो लगता है कि इन्हें लगा था कि 10 की 10 प्लेसेस किन और चैंग फैमिली के लोगों को मिलने वाली है और लगता है कि इन लोगों ने कोई चीटिंग भी की होगी। लेकिन इनके चेहरों को देखकर लगता है कि अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से किन और चैंग फैमिली के लोग यहाँ पर बाहर नहीं निकल रहे बल्कि बाकी की फैमिलीज के लोग बाहर निकल रहे हैं। जेसन सामने की तरफ देखकर कहता है जबकि प्रिंसेस यहाँ पर तीसरे नंबर बाहर निकली है तो मुझे लगता है कि इसके बाद मूचन बाहर निकलेगा क्योंकि वो हमेशा इसको फॉलो करता है और अंदर भी इसको फॉलो ही कर रहा होगा। वो इसके बाद आने वाला है। चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर आगे कौन आने वाला है। मुझे तो लगता है कि इसके बाद भाई मूचन ही आएगा। उसके बाद रोशनी निकलती है तो हमारा जुंजी बड़ी स्पीड से वहाँ पर बाहर निकलता है और एक परफेक्ट लैंडिंग करता है। तो हमारा जुंजी उन सभी के सामने खड़ा होता है। वो सभी लोग कहते हैं ये तो लू जून है। लू जून को वहाँ पर देखकर जेसन चैंग बेचारा फिर से पत्थर का बन जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। एक तो ये बाहर निकला है चौथे नंबर पर और दूसरा ये अभी तक मरा भी नहीं है क्योंकि मैंने अपने एल्डर्स को स्पेशली कहा था कि वहाँ पर अंदर ही लू जून का काम तमाम करना है। बाकी के सभी लोग अब हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर पहली 4 पोजीशंस तो 4 आम लोगों ने ले लिया है। एक तो प्रिंसेस जिया थी और प्रिंसेस जिया के साथ उसका बॉयफ्रेंड था। वैसे कुछ लोग यहाँ पर इसके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ये लड़का तो बहुत ही बेकार सा लड़का लगता है क्योंकि इसकी कल्टीवेशन लेवल लो है। लगता है कि ये प्रिंसेस को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। चलो खैर हमें इस बात से क्या मसला हो सकता है। जबकि हमारी प्रिंसेस उनकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है इन सभी लोगों को क्या पता कि इस अकेले लड़के ने वहाँ पर किन और चैंग फैमिली के 40 से भी ज्यादा डिसाइपल्स और कुछ एल्डर्स को अकेले मार दिया है। उन लोगों को लगता है कि ये मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुंचा है, ये मेरे पीछे पीछे नहीं आया बल्कि हम सभी लोग इसके पीछे पीछे यहाँ पर पहुंचे हैं। इसे जिया और वो दोनों लड़के भागते हुए हमारे जुंजी के पास पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं हमें पता था कि तुम इस टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर लोगे। तो हमारा जुंजी भी उनसे कह रहा होता है प्रिंसेस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैंने आसानी से इस टेस्ट को पास कर लिया। जेसन चैंग और उसके साथ उसके दोनों एल्डर्स वो लोग वहाँ पर खड़े बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। गुस्से के साथ उनकी शक्लें देखने वाली होती हैं जबकि क्योंकि आसपास के जितने लोग होते हैं वो सभी लोग हंस रहे होते हैं। सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस बार यहाँ पर इन लोगों को लगा था कि 10 पोजीशन में से ये 10 की 10 पोजीशन इन्हीं की होने वाली हैं। अभी तक जितने भी लोग पोजीशंस के ऊपर बाहर निकले हैं वो सभी लोग आसपास की डायनेस्टी के लोग हैं। कि फैमिलीज में से तो एक भी बंदा वहाँ से बाहर नहीं निकला। किन फैमिली और चैंग फैमिली का एक भी मेंबर वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसा लगता है कि इनके जितने भी लोग थे वो सारे के सारे स्वर्ड टावर के करीब पहुंचने से पहले ही मारे गए हैं। एल्डर किंग जियान वहाँ पर उन सभी की तरफ देखते हैं कि उन तीनों के चेहरे देखने लायक हैं। वो सोच रहे होते हैं यहाँ पर इन तीनों के चेहरों को देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि ये तीनों यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस कर रहे हैं और साथ में इन तीनों को बहुत ही हैरानी भी हो रही है कि आखिर इनके डिसाइपल्स के साथ हुआ क्या। ऐसा इनके साथ पहली बार हुआ है। इन लोगों को ये डर पहली बार महसूस हुआ है। तो किंग जियान अंदर से बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं और बाहर से वो शांत रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर पहले 9 लोग तो निकल चुके हैं जो कि आसपास
की डायनेस्टीज से थे। अब यहाँ पर 10वें की बारी है। वो सभी लोग अब देखने चाहते हैं। वो तीनों ही वहाँ पर घूर घूर कर देख रहे होते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर एक तो किन या चैंग फैमिली से बंदा होना चाहिए। उन्हें चलाकर कहते हैं ये हमारी फैमिली का बंदा होगा। लेकिन आखिर पर भी एक लड़का निकल आता है जो कि किसी और डायनेस्टी से होता है। वो भी एक आम सा बोंदू सा लड़का होता है। लड़का बाहर निकलता है और कहता है तो अब मुझे महसूस हुआ जब हम लोग ट्रायल को पास करने के बाद टॉप 10 पोजीशन को हासिल करते हैं तो कैसा महसूस होता है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। ये फ्रेश एयर मुझे महसूस हो रही है। फिर लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं किन और चैंग फैमिली का एक भी मेंबर यहाँ से बाहर नहीं निकला। इस साल तो टॉप पोजीशन में से किन और चैंग फैमिली के मेंबर्स नहीं निकल पाए। तो बहुत ही बड़ी मजे की बात है। एल्डर कियामू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उनसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है। हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि इस बार हमारे किन और चैंग फैमिली के कोई भी मेंबर इस टॉप 10 की पोजीशन को हासिल नहीं कर पाए। साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाकर एल्डर से कहती है एल्डर चैंग तुमने तो कहा था कि तुमने सब कुछ सेटअप किया हुआ है, तुमने सब कुछ प्लान किया हुआ है। फिर मुझे ये बताओ कि हमारे सीक्रेट रूम के अंदर हुआ क्या। वहाँ से हमारे डिसाइपल्स यहाँ से पर बाहर क्यों नहीं निकले। एक भी बच्चा इस टेस्ट ट्रायल को पास नहीं कर पाया। एल्डर चैंग उसे कहती है लगता है कि हमारा प्लान फेल हो चुका है। तो यहीं पर किंग टियान को भी दिखाती है। किंग टियान हमारे जुंजी की तरफ देखता और कहता है लगता है कि इस लड़के ने भी टेस्ट को पास कर लिया है। लगता है कि ये प्रिंसेस के साथ साथ ही रहा होगा और प्रिंसेस के साथ साथ इसने टेस्ट को पास कर लिया, वरना इसमें कुछ ज्यादा खास तो नहीं है। ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लास्ट टाइम जब हम लोग उस स्वर्ड मॉन्यूमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर इस लड़के ने कहा था कि इसे प्रिंसेस में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब जरा देखो तो सही ये जिया किंग चैंग के साथ किस तरह चिपक चिपक कर खड़ा है। इतना है कि ये भी बाकी के सभी ठरकी लड़कों की तरह ही है। मेरे साथ ही वो कहता है मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है। मैंने यहाँ पर टॉप 10 की पोजीशन को अपनी स्ट्रेंथ से जीता है। अपनी स्ट्रेंथ के साथ मैंने इस पोजीशन को हासिल किया है। प्रिंसेस जिया भी उसी लड़के की तरफ ही देख रही होती है और कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने भी टेस्ट को पास कर लिया। ये तो अर्थ स्पिरिट राम के 6 लेवल पर है। इतने लो लेवल के साथ ये इस टेस्ट को आसानी से पास कैसे कर सकता है। मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर कुछ न कुछ ट्रेजर्स को यूज किया है। हमारे जुंजी से पूछती है लूजुन क्या तुम इस लड़के को जानते हो। जुंजी कहता हाँ मैं इसको जानता हूँ, इसका नाम टैंग किंग है। फर्स्ट टाइम ये मुझे मिला था इसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे और जिससे मुझे कहा था कि मैं इसकी मदद कर दूं। मैं पहली बार एंशिएंट स्वर्ड सिटी में आया था तभी मेरी इसके साथ मुलाकात हुई थी। ये एक बहुत ही भोंदू सा लड़का है लेकिन ये अपने बारे में बहुत ही लंबी लंबी छोड़ता है, अपने आप को प्रिंस समझता है लेकिन धोखेबाज है। मुझे भी यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि इसने टेस्ट को पास कैसे बाहर कर लिया। ये सेफली यहाँ पर टेस्ट को पास करने के बाद बाहर कैसे आ गया। टॉप 10 की पोजीशन में आना इसका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मुझे भी काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। एल्डर किंग जियान आगे बढ़ते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं सभी लोग शांत हो जाओ। अब जबकि रिजल्ट तुम सभी लोगों के सामने आ चुके हैं, हमारे पास टॉप 10 कैंडिडेट्स आ चुके हैं, तो हम सभी लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा। सन जैंग दूर खड़ा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो हमारे जुंजी की तरफ देखता और कहता है लूजो ना सिर्फ ये वहाँ पर मरा नहीं बल्कि ये यहाँ पर टॉप 10 की पोजीशन में भी आ चुका है। चौथे नंबर पर ये यहाँ पर बाहर निकला है। तो इस लड़की को मैं अपने हाथ से मारूंगा। जैसे ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं इसको मार डालूंगा। एल्डर किंग जियान उन 10 बच्चों से कहते हैं तो तुम सभी लोग टॉप 10 कैंडिडेट्स हो, चलो जल्दी से मेरे साथ आओ। मैं तुम सभी को अपने साथ लेकर स्वर्ड क्लींजिंग पूल में जाने वाला हूँ। वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। उसी वक्त एल्डर किन और एल्डर चैन भागते हुए उन लोगों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं जरा रुको हमारी बात सुनो। तुम्हें नहीं लगता कि इस ट्रायल के जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। गौर से देखो तो सही, यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अर्थ स्पिरिट राम के 6 लेवल पर है और कुछ का कल्टीवेशन लेवल इससे भी लो है और कुछ का हाई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब हुआ है। हम लोग इन रिजल्ट्स को मानने को तैयार नहीं है। इतने लो लेवल के साथ ये लड़के टेस्ट को पास कैसे कर सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें अगले ट्रायल तक इंतजार करना चाहिए। इन बच्चों को क्लींजिंग पूल में मत लेकर जाओ। किन भी उसे कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है कि पास होने वाले बच्चे यहाँ पर किस्मत के साथ ही पास हो गए हैं। इनके पास इतने टैलेंट नहीं है कि ये पास हो पाते। ये सभी लोग हमारे क्लींजिंग पूल में जाने के लायक नहीं है। वहाँ पर जाकर इनका टाइम वेस्ट ना करो, ना ही हमारा टाइम वेस्ट करो। सभी लोग भी कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है। तुम लोग यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। अगर लोग यहाँ पर अपनी प्योर स्ट्रेंथ को यूज करते हुए टेस्ट को पास करते हुए बाहर निकले हैं, टॉप 10 पोजीशन के ऊपर पहुंचे और तुम लोग कहते हो कि तुम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो हमारा जुनियर उन लोगों से कहता है अब बस भी करो एल्डर्स। मुझे लगता है कि तुम्हारी किन फैमिली और चैंग फैमिली के एक भी बंदा टॉप 10 की पोजीशन में नहीं आ सका। इसी वजह से तुम लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें हमारे पर इल्जाम लगाना चाहिए। जाओ जाकर अपने लोगों को ढूंढो, जाकर उनसे पूछो वो इस लायक नहीं थे कि वो इस टेस्ट को पास कर पाते। और मैंने तो सुना था कि तुम्हारे वेंजियन पवेलियन में एक कानून है। वो कानून ये है कि जो भी टॉप 10 पोजीशन वाले बच्चे होंगे उनको क्लींजिंग पूल में जाना होगा, उन्हें वहाँ पर भेजा जाता है। मैंने ये भी सुना है कि वेंजियन पवेलियन के लोग अपने कानून को तोड़ते नहीं है। तो तुम लोग क्या यहाँ पर अपने कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जलाकर उसे कहते हैं बकवास बंद करो। क्या तुम हमें यहाँ पर बताओगे कि हमारे वेंजियन पवेलियन के कानून क्या कहते हैं। हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे जैसे चीफ एग्जामिनर को क्रिटिसाइज करने की कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मना शुंजी से कहता है एल्डर आप यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आपको एक बहुत बड़ा झटका लगा है अपने किन फैमिली और चैंग फैमिली के डिसाइपल्स के टॉप 10 में ना होने की वजह से आप इन रिजल्ट्स को मानने से मना कर रहे हैं। बाकी के सभी लड़के भी उनसे कहते हैं जब हम लोग ट्रायल ग्राउंड के ऊपर थे वहाँ पर तुम्हारी किन और चैंग फैमिली के लोगों ने हमें मारने की कोशिश की। लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट प्लान बनाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे डिसाइपल बहुत
बहुत बेकार निकले जो कि तुम्हारे प्लान को सपोर्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तुम लोग इस सब में नाकाम रहे हो। इसी वजह से अब तुम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि तुम्हारे किन और चैंग फैमिली के लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी की पोजीशन को हासिल नहीं कर पाए। तो तुम लोग यहाँ पर अपने वेंशियन पवेलियन के रूल्स को भी तोड़ने पर तुल आए हो, तुम लोग यहाँ पर कानून को तोड़ रहे हो। एल्डर किन भी उन सभी की बातें सुनने के बाद काफी घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी पोजीशन छिन जाएगी, इसी वजह से वो खामोश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 129 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनका क्या बनेगा, क्या हमारा जुंजी वर्ल्ड वॉशिंग पूल में जा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो स्वर्ड किंग के एपिसोड 130 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी जब एल्डर किन को उसका आईना दिखाता है कि तुम्हारे डिसाइपल्स यहाँ पर पास नहीं हो पाए, किन और चैंग फैमिली के डिसाइपल्स की वजह से तुम हम सभी के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हो कि हम लोगों ने इस टेस्ट को ठीक से पास नहीं किया, तुम हम सभी को यहाँ से फेल करवाना चाहते हो। बाकी के सारे बच्चे भी वहाँ पर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं हाँ हमें भी ऐसे ही लगता है, इनकी अपनी किन फैमिली और चैंग फैमिली से कोई भी डिसाइपल टॉप 10 की पोजीशन में नहीं आ सका, इसी वजह से ये हमारे साथ ये सारा भेदभाव कर रहे हैं। जेसन के फादर तो वहाँ पर चुपचाप खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये पासा उल्टा पड़ चुका है और एल्डर किन भी वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एल्डर किंग जियान उन लोगों से कहते हैं अब मुझे ये बताओ क्या तुम्हें इन लोगों से कोई और सवाल पूछने या फिर मैं इन सभी को अपने साथ लेकर स्वर्ड पूल में चला जाऊं। जेसन के डैड वहाँ पर सोच रही होती है मैं यहाँ पर और कोई भी सीन क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त मेरे आसपास दूसरी बहुत सारी डायनेस्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, यानी कि दूसरी जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनके पावरफुल लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सारी की सारी डायनेस्टीज के साथ तो पंगा बिल्कुल भी नहीं ले सकता, इसी वजह से फिलहाल के लिए इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। तो एल्डर किंग जियान कहते हैं तो फिर ठीक है ये सेटल हुआ, अब तुम्हें इस बात से कोई मसला नहीं है तो मैं इन सभी लोगों को अपने साथ लेकर वॉशिंग पूल की तरफ जा रहा हूँ। वो अपने सामने के पोर्टल को ओपन करते हैं और सारे बच्चों को लेकर अपने साथ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उनके साथ टोटल 10 बच्चे होते हैं। ये सारे के सारे 10 बच्चे जो कि टॉप 10 की पोजीशन पर आए हैं, इन सभी को वॉशिंग पूल में जाने दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन हमें उस पोर्टल की दूसरी तरफ का दिखाया जाता है। उस पोर्टल की दूसरी तरफ एल्डर किंग जियान सबसे आगे आगे होते हैं और वो सारे बच्चे उनके पीछे होते हैं। जैसे वो लोग वहाँ पर निकलते हैं दूसरी तरफ तो उन लोगों को सामने दिखाया जाता है वहाँ पर एक पूल होता है कि पानी से भरा होता है। वो लोग कहते हैं क्या ये वाकई में वही स्वर्ड वॉशिंग पूल है जिसके बारे में बताया गया था, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो एल्डर किंग जियान उन लोगों से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर हर 100 साल के बाद बहुत ही पावरफुल सी वेव निकलती है, जिसकी वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम लोग अपनी अपनी पावर्स को लेवल अप कर सकते हो। और आज 100 साल के बाद वही दिन है और तुम लोगों ने यहाँ पर ये राइट हासिल किए हैं। हमारा जुंजी भी वहाँ पर कुछ महसूस करता है। जुंजी कहता है मुझे एक तलवार का टुकड़ा मिला था, स्वर्ड स्टाइल के अंदर से मुझे तलवार का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला था और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर रेजोनेट कर रहा है, जैसे कि उसका दूसरा बाकी का हिस्सा यहीं पर मुझे मिलने वाला है। सभी लोग ऊपर से नीचे उतर आते हैं, उस वॉशिंग पूल के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जुंजी कहता है यहाँ पर जितना ज्यादा हम लोग इसके करीब होते जा रहे हैं उतना ज्यादा यहाँ पर एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, यहाँ पर उतनी ज्यादा रेजोनेंस भी बढ़ती जा रही है जैसे कि वाकई में उस तलवार का दूसरा टूटा हुआ टुकड़ा मुझे यहीं पर मिलने वाला है। तो सभी लड़के जल्दी से भागते हुए पानी के अंदर जाने वाले होते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से चलते हैं। जैसे वो भागकर आगे जाने लगते हैं एल्डर किंग जियान उनसे कहते हैं जरा रुको मेरी बात सुनो, इससे पहले कि तुम सभी लोग स्वर्ड वॉशिंग पूल के अंदर चले जाओ मैं तुम्हें कुछ बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। तो उनको यहाँ पर स्वर्ड पूल के बारे में बताने वाले हैं कि यहाँ पर नीचे क्या होने वाला है। उन्हें बताते हैं कि ये स्वर्ड पूल पिछले कई हजार साल से यहीं पर है, पिछले कई हजार साल से हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पर एंटर होते हैं, जिन लोगों को भी यहाँ पर एंटर होने का मौका दिया जाता है उन सभी की जिंदगी बदल जाती है। तो वो लोग अपनी मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट को स्वर्ड इंटेंट के साथ चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें स्वर्ड इंटेंट मिलने वाली है। तो तुम्हें पता है कि स्वर्ड इंटेंट एक बहुत ही टैलेंटेड जीनियस के पास से आती है, जितना ज्यादा आप जीनियस होंगे उतना ही ज्यादा आपके पास ज्यादा स्वर्ड इंटेंट आएगी और आपका लेवल बढ़ेगा। वो सभी लोग कहते हैं हमें ये सब कुछ तो पहले से पता है, एल्डन आप यहाँ पर हमें क्यों बात बता रहे हैं, कोई नई बात बताएं, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एल्डन उनसे कहते हैं तुम्हें एक और नई बात बताता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि स्वर्ड इंटेंट को 3 लेवल्स, 6 लेवल्स और 9 लेवल्स में तकसीम किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लेवल को पॉसिबल कहा जाता है जबकि थर्ड और फोर्थ लेवल को बहुत ही ज्यादा अच्छा लेवल कहा जाता है। अगर तुम्हें यहाँ पर स्वर्ड इंटेंट का 5th लेवल मिलता है तो इसका मतलब यह है कि तुम एक्सीलेंट कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर 6th लेवल अचीव होता है तो इसका मतलब है तुम्हें कैंडो जीनियस कहा जाएगा। 7th लेवल के ऊपर भी तुम्हें कैंडो जीनियस ही कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पवेलियन मास्टर ऐसे हैं जो कि 7th लेवल वाले बच्चे को प्रेफर करेंगे और आप तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहेंगे। वजह से कोशिश करना कि वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें 7th लेवल तक इंटेंट मिले। स्वर्ड इंटेंट मिलना बहुत ज्यादा किस्मत की बात है। उनमें से कुछ बच्चे वहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं लगता नहीं है कि हम लोग लेवल 7 तक पहुंच पाएंगे क्योंकि हमारी कल्टीवेशन बेस तो इतनी ज्यादा है ही नहीं, हम इतने भी बड़े जीनियस नहीं हैं। हमें यहाँ पर 5th लेवल या 6th लेवल मिल जाता है तो इतना ही काफी रहेगा, इससे हम लोग कम से कम वेंशियन पवेलियन का एक स्टूडेंट तो बन पाएंगे। जुंजी पीछे से निकलता है और उनसे कहता है अगर हम लोग यहाँ पर 9th लेवल को हासिल कर ले तो फिर क्या होगा। जैसे वो वहाँ पर 9th लेवल की बात करता है तो सभी बच्चे उसे घूर कर देखना शुरू कर देते हैं। जुंजी उनसे कहता है एल्डर आप ही ने तो यहाँ पर बताया कि इसके 3 लेवल,
6 लेवल्स और 9 लेवल्स भी होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि इसके 9 लेवल्स हैं, आपको ये बात कैसे पता चली? क्योंकि किसी ना किसी ने तो यहाँ पर 9th लेवल को अचीव किया होगा। सभी लोग हमारे जुंजी की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये लड़का यहाँ पर दिन में कौन से सपने देख रहा है, ये तो बहुत ही कमजोर है, इसकी कल्टीवेशन लेवल भी लो है, इसे क्या लगता है कि यहाँ पर 9th लेवल को अचीव कर सकता है? 9th लेवल वाला चाहे जो भी हो वो तो एक फर्स्ट क्लास का वॉरियर ही हो सकता है। तो एल्डर कियान जियान उनसे कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है कि यहाँ पर 9th लेवल का भी पहले एक बंदा आ चुका है। हमारे वेंजियन पवेलियन में पिछले कई हजार सालों से यहाँ पर ये ट्रायल्स चलते आ रहे हैं और कई हजार सालों में सारे ऐसे लोग थे जो कि 9th लेवल से भी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। इस तरह के टैलेंटेड बच्चे बहुत ही कम होते हैं। पिछले 1000 साल में हमारे वेंजियन पवेलियन में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि 6th लेवल या 7th लेवल से ऊपर जा सका हो, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो कि 9th लेवल तक पहुंचा था। उसने यहाँ पर 9th लेवल को अचीव किया और 9th लेवल को अचीव करने के बाद अब वो हमारे पवेलियन मास्टर का पर्सनल डिसाइपल बन चुका है। जब तुम सभी लोग यहाँ पर ट्रायल टेस्ट को पास करने के बाद वेंजियन पवेलियन में पहुंचोगे, वहाँ के स्टूडेंट बनोगे, तो वैसे भी तुम लोग उससे जरूर मिलोगे क्योंकि वो वहीं पर होता है। वेल्डर सभी लोगों से कहते हैं अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को जल्दी से जल्दी उस पूल में जाना चाहिए। तो वो सभी लोग कहते हैं ठीक है एल्डर, हम लोग जा रहे हैं, पहले ही आपने हमें बहुत ज्यादा लेट करवा दिया। तो सभी लोग जल्दी से जंप करते हुए स्वर्ड पूल के अंदर चले जाते हैं। सभी लोग पानी की गहराई में चले जाते हैं। पानी की गहराई में पहले से वहाँ पर 10 स्पॉट्स बनी होती हैं। सभी को जाकर अपनी अपनी स्पॉट के ऊपर बैठना है, वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करना है। पानी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है जिसको अपने आप ही अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो हमारा शुंजी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा होता है, उसे वहाँ पर वो स्पॉट्स दिखाई देती हैं। शुंजी कहता है लगता है कि हम सभी को यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना है। और ये सभी लोग 10 के 10 बच्चे अपनी अपनी स्पॉट के ऊपर बैठ जाते हैं। अपनी अपनी स्पॉट के ऊपर बैठने के बाद वहाँ पर से एनर्जी निकलती है। वो सारी एनर्जी जो कि 100 साल के बाद यहाँ पर निकलती है वो उनकी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होती है। यहाँ पर सबसे पहले एक लड़का जो कि सबसे पहले अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा लेता है, उसे स्वर्ड इंटेंट मिल जाता है। स्वर्ड इंटेंट के मिलने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से उसकी मास्टर स्पिरिट अपने आप रिलीज होती है, जिसकी वजह से जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। तो एल्डर किंग जियान जो कि बाहर खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं इस लड़के ने तो यहाँ पर लेवल 4 के स्वर्ड इंटेंट को अवेकन कर लिया है, ये लड़का तो काफी बड़ा जीनियस निकला। वो लड़का जल्दी से जंप करते हुए पानी के अंदर से बाहर निकल आता है, लेकिन साथ ही वो चिल्लाकर कहता है अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक और लेवल को अचीव कर लेता, मैं 5th लेवल पर पहुंच जाता, यहाँ पर वेंजियन पवेलियन के किसी मास्टर का पर्सनल डिसाइपल बन सकता था। ये तो बड़े अफसोस की बात है। फिर साथ ही वो तैरता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। शुंजी उस लड़के की तरफ देखता और कहता है सभी लोग यहाँ पर स्वर्ड इंटेंट को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। स्वर्ड इंटेंट का मतलब कैंडो है और कैंडो का मतलब यह है कि हमारी कल्टीवेशन बेस क्या है। स्वर्ड इंटेंट के लिए हमारी तलवारबाजी की समझ ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमारे पास तलवारबाजी की समझ ज्यादा बेहतर है, यानी कि हमें टेक्निक्स के बारे में ज्यादा अच्छे से पता है कि तलवार को कैसे यूज करना है, तो हमें उतना ज्यादा स्वर्ड इंटेंट यहाँ पर मिल सकता है। तो शुंजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है चलो देखते हैं कि अब मुझे यहाँ पर कौन से लेवल का स्वर्ड इंटेंट मिलने वाला है। तो शुंजी जब वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है तो वहीं एक स्पिरिट को भी दिखाया जाता है जो कि एक सोल होती है, जो एक सोल वेपन है। वो लड़की वहाँ पर सभी को देख रही होती है, लेकिन स्पेशली हमारे जुंजी की तरफ उसका ध्यान जाता है क्योंकि हमारे जुंजी के पास किंग लियान स्वर्ड बॉडी होती है। कहती है ये तो बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है, पिछले कई हजार साल में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसका टैलेंट इस लड़के तक पहुंच सके, क्योंकि इस लड़के ने इतनी कम उम्र में ही अपनी बॉडी को अपनी तलवार के साथ मैच किया हुआ है, यानी कि इसकी बॉडी ही इसकी तलवार है। अगर इस लड़के को यहाँ पर अर्थ स्पिरिट की एनर्जी मिल जाए तो उस सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद ये बड़ी आसानी से आगे प्रमोट हो सकता है। तो वो स्पिरिट हमारे जुंजी के पास ही आ जाती है और कहती है एंशिएंट टाइम में भी इस तरह की स्पिरिट को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, ये ढूंढ पाना बहुत ज्यादा रेयर है। साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहती है पिछले 10,000 साल से मैं यहीं पर हूँ, आराम से बैठी हुई थी, मैं इंतजार कर रही थी कब यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि मुझे बियर कर सके, क्योंकि ये एक तलवार की स्पिरिट है, इसी वजह से वो इस तरह बात कर रही है। वो कहती है कि गार्ड ने फाइनली मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, मुझे मेरा ऑनर मिल चुका है। साथ ही वो सामने वाली साइड के ऊपर आती है और शुंजी के चेहरे की तरफ देखकर कहती है और ऊपर से ये लड़का है भी बहुत ज्यादा हैंडसम। कहती है चलो यहाँ पर और ज्यादा देर किए बिना मैं अपनी स्पिरिट को इस लड़के की बॉडी के साथ जोड़ लेती हूँ ताकि मैं इसको अपना ऑनर बना सकूँ। तो जैसे उसके माथे के ऊपर अपनी उंगली लगाती है और अपनी एनर्जी को उसकी माइंड के अंदर एंटर करती है ताकि उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर जा सके। उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर जाकर देखती है और कहती है चलो देखते हैं कि आखिर इसके स्पिरिचुअल सी के अंदर क्या क्या है। वो उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर पहले तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई देता है। वो ये देखकर बहुत ही हैरान होती है और कहती है ये तो मेरी तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा है, मैंने अपनी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक टुकड़ा इसके पास है। अब तो मुझे ये बात वाकई में कंफर्म हो गया कि इसे ह्यूमंस की तरफ से मेरे लिए भेजा गया। फिर से वो रोना शुरू कर देती है और साथ ही ब्लश भी कर रही होती है। साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है लगता है कि ये लड़का मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आया है, यही मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, पिछले कई हजार साल से मैं यहीं पर थी और फाइनली यहाँ पर मुझे मेरा ऑनर मिल चुका है। अब इस लड़के के साथ मिलकर मैं अपनी स्ट्रेंथ को वापस से हासिल करूंगी और फिर से मैं टॉप के ऊपर पहुंच जाऊंगी, बाकी के सारे स्वर्ड्स के ऊपर राज करूंगी। वक्त उसे वहाँ पर काफी इवल सा ऑरा महसूस होता है। वो पीछे की तरफ घूमकर देखती है तो उसे वहाँ पर ब्लैक पिच स्वर्ड दिखाई देती है, पिच ब्लैक स्वर्ड दिखाई देती है। उसके साथ भी उसकी स्पिरिट होती है। वो उसे देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है जाओ ही, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें भी यही लड़का पसंद आ गया इसी वजह से तुम यहाँ पर हो? साथ ही उसे कहती है ये दुनिया तो बहुत ज्यादा छोटी है, कई हजार साल के बाद हम लोग दोबारा यहाँ पर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और जाओही के ऊपर अटैक करती है, जाओही यानी कि पिच ब्लैक स्वर्ड के स्पिरिट के ऊपर। तो वो जाओही भी आगे से हंसना शुरू कर देती है और साथ ही वो अपनी पावर्स
पावर्स को रिलीज करते हुए अपने सामने काफी सारे बैरियर्स बना लेती है। उसके बैरियर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वो एक पिच ब्लैक स्वर्ड है, इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इसके ज्यादा होती है। साथ ही वो अपने हाथ में एनर्जी बॉल क्रिएट करती है और सामने की तरफ एक स्लैश लगाती है। उसकी स्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जो लाइटनिंग की स्पिरिट होती है वो इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकती, वो पीछे की तरफ फटना स्टार्ट करती है और जल्दी से हमारे जुंजी के स्पिरिचुअल सी के अंदर से बाहर निकल जाती है। वो बाहर निकलने के बाद कहती है, जो तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे नहीं पता था कि ये ब्लैक होल यानी जाओ हुई और पिच ब्लैक स्वर्ड की मालकिन यहाँ पर होगी। इस लड़के ने तो पहले से यहाँ पर पिच ब्लैक स्वर्ड को अपनी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि पिच ब्लैक ने इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है। इसका मतलब यह है कि ये लड़का पहले से अपनी इवल थॉट्स के हाथों से पोजेस हो चुका है, उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है और अगर ये इसकी बॉडी के अंदर रहेगी तो एक दिन ये इसकी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेगी। हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर से उसे बहुत सारा ब्लैक ओरा निकलता हुआ महसूस हो रहा होता है और इसी के साथ ही जाओ हुई हमारे जुंजी के स्पिरिचुअल सी के अंदर से बाहर निकल आती है। तो लाइटनिंग स्पिरिट उसको देखकर गुस्सा भी हो रही होती है और कहती है, आज से कई हजार साल पहले हम दोनों की आपस में फाइट हुई थी और मैं इससे हार गई थी और अगर आज इस लड़की ने यहाँ पर मेरे हाथ से इस लड़के को भी छीन लिया तुझे तो मेरे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात होगी। मैं इस लड़की को अपने हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकती, मुझे यहाँ पर इसके लिए फाइट करना होगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 130 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।